जय हिंद साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हमारी टेस्ट सीरीज़ के थर्ड टेस्ट की मॉडल आंसर की वीडियो डिस्क्रिप्शन देखेंगे। यह टेस्ट हमारा एथिक्स सब्जेक्ट का था और एथिक्स का यह टेस्ट FLT था, अर्थात इसमें सभी पूर्ण सिलेबस को लिया गया था। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा 3 मार्कर है, प्लेटो के अनुसार ज्ञान मीमांसा समझाइए। प्लेटो के अनुसार ज्ञान मीमांसा हम देखेंगे। इन्होंने बताया प्रत्ययों का ज्ञान अंतः प्रथा अर्थात अंतर्बोध के द्वारा ही प्राप्त होता है। प्रत्यय से आप सीधा समझ लीजिए कि जो वर्तमान में या वास्तविक रूप में उपस्थित है उसका ज्ञान यदि आपको करना है तो अंतः प्रथा अर्थात स्वयं की जानकारी या फिर अंतर्बोध स्वयं के ज्ञान के द्वारा ही हो सकती है। सेकंड बिंदु है, प्लेटो ने मानव की आत्मा को अमर कहा, अर्थात मानव की आत्मा का नाश नहीं होता, वह अजर अमर है। वे कहते हैं प्रत्येक आत्मा को शुद्ध प्रत्यय की दिव्य दृष्टि होती है, अर्थात जो वास्तविक स्थिति है वह प्रत्येक आत्मा जानती है या उसे देख पाती है। लास्ट हमारा बिंदु है, प्लेटो का प्रत्ययवाद शुद्ध ज्ञान मीमांसा न होकर वरन तत्व मीमांसा के स्वरूप को भी स्पष्ट करता है, अर्थात प्रत्ययवाद के सिद्धांत से हमें न केवल ज्ञान मीमांसा की अपितु तत्व मीमांसा की भी जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड क्वेश्चन हमने 3 मार्कर में लिया था, अरविंदो का राष्ट्रवाद क्या है। अरविंदो का राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक विचारधारा थी, अर्थात सीधा संबंध उनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से था, अर्थात वह किसी एक राज्य की बात नहीं करते थे या उनका भौगोलिक स्वरूप से संबंधित राष्ट्रवाद नहीं था, वरन यह एक आध्यात्मिक विचार का रूप लिया था जो कि व्यापक रूप में देखा गया। सेकंड है, उन्होंने राष्ट्रवाद को सनातन धर्म माना, अर्थात सभी जगह व्याप्त एक धर्म की तरह इन्होंने राष्ट्रवाद को प्रदर्शित किया। इनके राष्ट्रवाद की क्या विशेषताएं थीं, किस स्वरूप में ये राष्ट्रवाद को मानते थे, उसे स्वीकार करते थे। नंबर 1, राष्ट्रवाद दैवी पुकार है, अर्थात देवता या फिर ईश्वरीय पुकार भी राष्ट्रवाद को मानती है। सेकंड है, राष्ट्रवाद मानवता आधारित था, यह न केवल यह राज्य को बढ़ावा न देकर यह मानवता को बढ़ावा देता था। थर्ड है, राष्ट्रवाद शक्ति का प्रतीक है। फोर्थ, राष्ट्रवाद व्यापक अवधारणा है, संकुचित नहीं, यह एक देश तक सीमित, मैं पहले भी बता चुके हैं कि यह देश तक सीमित न होकर इसकी कोई भौगोलिक इकाई नहीं थी, यह आध्यात्मिक एक विचारधारा की तरह था। साथ ही प्राचीनता व आधुनिकता का मिश्रण भी हम अरविंदो के राष्ट्रवाद में देखते हैं। साथ ही साथ अरविंदो के राष्ट्रवाद का लक्ष्य क्या था, तो उसका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति करना था। थर्ड हमने क्वेश्चन लिया था लोकपाल, 3 मार्कर का ये क्वेश्चन था। तो यह हम इस तरह पॉइंट वाइज लिखेंगे कि भारत में भ्रष्टाचार निरोधक शीर्ष संस्था के रूप में हम लोकपाल को देखते हैं। इसकी हमें प्रेरणा कहाँ से मिली, तो ओम्बुड्समैन जो स्कैंडिनेवियन देश हैं हमारे, नॉर्वे और अन्य इसके पड़ोसी देश हैं, वहाँ एक भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है ओम्बुड्समैन, तो उससे प्रेरित होकर भारत में लोकपाल जैसी संस्था की स्थापना की गई। इसके अगर हम प्रयास की बात करें, किसने भारत में इसे लाने के लिए प्रयास किए, तो अन्ना हजारे, केजरीवाल, कुमार विश्वास जैसे व्यक्ति इसके पीछे रहे। साथ ही हम लोकपाल के अधिनियम की बात करें, किस वर्ष लाया गया, तो 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। प्रथम लोकपाल या वर्तमान लोकपाल की हम बात करें तो पिनाकी चंद्र घोष वर्तमान लोकपाल हैं। साथ ही साथ इसके कार्य की बात करें तो भारत के उच्च पदाधिकारी जो नीचे या बोलें सर्वोत्कृष्ट पदाधिकारी भी हैं, उन पर यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला आता है तो उनकी जांच लोकपाल के अधीन की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था विसल विलोहर से आप क्या समझते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन है। तो क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी की जानकारी को सार्वजनिक करता है, उजागर करता है। साथ ही साथ सामान्यतः यह अपने ही संगठन की जानकारी को उजागर करता है, अर्थात ऐसे संगठन जिसका वह स्वयं सदस्य है उसकी जानकारी को यह पब्लिक करेगा। भारत में यदि विसल विलोहर एक्ट की बात करें तो 2011 में लाया गया। इसका उद्देश्य था कि विसल विलोहर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाए। उसकी सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस व्यक्ति की जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामवेगिक बुद्धि। इसे हम एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से देखेंगे।
प्रसार की अगर हम बात करें तो इसके लिए डैनियल गोलमैन को जाना जाता है। अब इसको हम परिभाषा या सांवेगिक बुद्धि क्या होती है इसे समझते हैं। तो यह एक संवेदना आधारित क्षमता है। इस क्षमता में क्या किया जाता है, तो भावनाएं समझी जाती हैं। भावनाएं समझना, किसकी भावनाएं? स्वयं की तथा दूसरों की। स्वयं की भावनाएं से क्या समझेंगे हम? आत्म जागरूकता होगी, और दूसरों की भावनाओं को हम समझेंगे तो सामाजिक जागरूकता होगी। अब भावना समझने के उपरांत हम क्या करेंगे? उनका प्रबंधन करेंगे, नियमन करेंगे, और इस तरह उपयोग करेंगे कि लक्ष्य अनुरूप इस प्रबंधन, नियमन और उपयोग किया एवं उन्हें लक्ष्य अनुरूप दिशा देंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारे कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। इस तरह सांवेगिक बुद्धि क्या है? अपने तथा दूसरे के संवेगों को समझना और उनका इस तरह प्रबंधन, नियमन एवं उपयोग करना कि कार्य में सफलता की संभावना को बढ़ाया जा सके। यह सांवेगिक बुद्धि हुई। 3 मार्कर में हम इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नैतिक मार्गदर्शक के रूप में अंतरात्मा। अंतरात्मा मस्तिष्क की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जो बौद्धिकता का प्रयोग कर उचित व अनुचित की पहचान करती है। क्या है अंतरात्मा? यह मन की शक्ति होती है जो कि नैतिकता के पर आधारित होती है, बौद्धिकता का प्रयोग करती है एवं उन उचित व अनुचित के मध्य भेद व्यक्ति को दिखाती है। इसके 3 अनिवार्य तत्व हैं। पहला, नैतिक मूल्य, अर्थात यह नैतिक मूल्य पर आधारित होती है। सेकंड, इसमें नैतिक समझ होती है। और तीसरा है आत्म परीक्षण, यह खुद का परीक्षण करती है। हीगल आत्मा को व्यक्ति के विकास का आधार मानते हैं, अर्थात व्यक्तित्व जो विकसित होता है वो अंतरात्मा के आधार पर होता है। अंतरात्मा से प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है, इसमें किसी असत्य का हस्तक्षेप नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप। विचारधारा, रूढ़िवादिता क्या है? विचारधारा जिसमें व्यक्ति बिना तार्किकता और वैज्ञानिकता के केवल आस्था का अनुकरण करता है। यह क्या है? यह एक चली आ रही आस्था है जो कि अतार्किक होती है, अवैज्ञानिक होती है, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं होता। सेकंड है, यह दृढ़ व स्थायी होती है, अर्थात यह लंबे समय तक चलती रहती हैं। इनमें परिवर्तन कठोर होता है, कठिन होता है। यह सकारात्मक व नकारात्मक दोनों रूपों में उपस्थित होती है। दोनों रूप इसके होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का चलन, सती प्रथा का चलन और बहुत सारे प्रकार हैं। धार्मिक रूढ़िवादिता हैं जैसे कि मूर्ति पूजा, मंदिरों में घंटी बजाना, हो सकता है इनके पीछे कोई तर्क नहीं है। लास्ट हमारा है सर्वप्रथम वर्णन, इसका अगर बात करें रूढ़िवादिता का तो वॉल्टर लिपमैन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया था मनोवृत्ति के तत्व। 3 तत्व मनोवृत्ति के देखे जाते हैं। पहला संज्ञानात्मक, सेकंड भावात्मक और व्यवहारात्मक। इसे हम CAB मॉडल भी कहते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर कंपोनेंट्स। संज्ञानात्मक घटक की हम बात करें, इसमें मत धारणा या चैतन्यपूर्ण विश्वास सम्मिलित होता है। भावात्मक पक्ष की हम बात करें, इसमें पसंद या नापसंद के भाव होते हैं। हम जिसे पसंद करते हैं उसके प्रति सुखद भाव, जिसे नापसंद करते हैं उसके प्रति दुखद भाव प्रकट करते हैं। तीसरा हमने तत्व लिया है या घटक लिया है व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक में है कि या तो हम उसके प्रति अनुकूल व्यवहार करेंगे या फिर प्रतिकूल। इसमें क्या है कि हम जिसे पसंद करेंगे उसके प्रति अनुकूल एवं जिसे नापसंद करते हैं उसके प्रति प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। इन तीनों तत्वों को हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझा। हमने मान के चलिए एक सांप को देखा। सांप देखकर संज्ञानात्मक घटक क्या होगा कि आपको यह ज्ञात होगा, आपको यह ज्ञान है कि सांप जहरीला जानवर होता है। भावात्मक घटक में क्या होगा? सांप देखकर आपके मन में भय के भाव उत्पन्न होंगे। और व्यवहारात्मक घटक में क्या होगा कि आप जैसे ही सांप देखेंगे उससे दूर भागने लगेंगे। इस तरह मनोवृत्ति 3 तत्वों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिनमें बुद्धि के उपदेश संग्रहित हैं। क्या है? बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ जिनमें भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनको संग्रहित किया गया। इनकी भाषा पाली है।
त्रिपिटक 3 हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। इनकी रचना की बात करें तो विनय पिटक की उपाली ने, सुत्त पिटक की आनंद ने एवं अभिधम पिटक की मोगली पित्त तिष्य ने रचना की। वर्णन की अगर हम बात करें, विनय पिटक में आचार व्यवहार, सुत्त पिटक में बौद्ध सिद्धांत जो दिए गए और अभिधम्म पिटक में धार्मिक व नैतिक शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमने 3 मार्कर क्वेश्चन लिया था, सुशासन की अवधारणा। अर्थ इसका है गुणवत्तापूर्ण बेहतर शासन। क्या अर्थ लिया? गुणवत्तापूर्ण बेहतर शासन। सुशासन को आप शब्द तोड़ लीजिए, जैसे सु का अर्थ होता है अच्छा और शासन मतलब शासन। अच्छा शासन ही क्या है? सुशासन, जिसमें गुणवत्ता आपको रहेगी, बेहतर शासन रहेगा। सुशासन का सीधा संबंध जनोन्मुखी शासन से होता है, अर्थात जनता के हित को ध्यान रखकर किया गया शासन सुशासन कहा जाएगा। सुशासन के क्या गुण होंगे, क्या इसका लाभ होता है? भ्रष्टाचार में कमी, सुशासन से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। लाल फीताशाही में कमी आएगी, जो समयबद्धता है वह प्रशासन में आएगी। वंचित वर्गों को लाभ, अर्थात सरकार जिनके लिए योजनाएं लाती है उनको उनका लाभ मिलेगा। यह सुशासन के लाभ या गुण होंगे। इस दिशा में क्या प्रयास सरकार द्वारा किए गए? लोक सेवा गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश में 2010 में पारित किया गया। यह एक महत्वपूर्ण प्रयास इस दिशा में था। आरटीआई जैसे एक्ट एवं सिटीजन चार्टर भी महत्वपूर्ण प्रयास रहे हैं। विशेषताएं हम देखें, क्या विशेषताएं इसमें होती हैं सुशासन में? उत्तरदायित्व निर्धारित होता है, पारदर्शिता रहती है, सहभागिता होती है, विश्वसनीयता होती है और साथ ही साथ विधि का शासन भी रहता है। यह सारी सुशासन की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन है, नैतिक अभिवृत्ति। नैतिक अभिवृत्ति व्यक्ति का गुणात्मक मूल्यांकन करती है, अर्थात व्यक्ति किस तरह का गुण रखता है यह नैतिक अभिवृत्ति बताती है। नैतिक अभिवृत्ति से हम समझें तो जैसे व्यक्ति नैतिक मूल्य या नैतिकता के प्रति किस तरह की मनोवृत्ति रखता है, यदि वह नैतिक मूल्यों को उचित मानता है तो वह कैसी अभिवृत्ति है? नैतिक अभिवृत्ति है। यह नैतिक मूल्यों, नैतिक नियमों, नैतिक निर्णयों व नैतिक सिद्धांतों के प्रति व्यक्ति के ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक घटक को इंगित करती है। अर्थात आप इन सभी जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक नियम हैं, नैतिक निर्णय हैं, उनके प्रति आप कैसा ज्ञान रखते हैं, कैसे भाव रखते हैं और किस तरह की क्रिया उनके प्रति करते हैं, यह आपकी अभिवृत्ति को व्यक्त करेगा। यदि आप उनके प्रति सकारात्मक भाव प्रकट करते हैं तो यह आपकी नैतिक अभिवृत्ति रहेगी। उदाहरण के लिए हम ईमानदार व्यक्ति की प्रशंसा इसलिए करते हैं कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है तो वह अवश्य ही नैतिक अभिवृत्ति का धारण किए हुए है। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन था, आर्य समाज। इसकी स्थापना 1875 बम्बई में की गई। संस्थापक इसके दयानंद सरस्वती जी थे। ध्येय वाक्य की बात करें तो वेदों की ओर लौटो, और उद्देश्य की अगर हम बात करें तो प्रथम उद्देश्य इसका था वैदिक धर्म की विशुद्ध रूप में पुनः स्थापना। सेकंड था मूर्ति पूजा का विरोध करना। थर्ड, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध। आर्य समाज एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य बात करें तो समाज से कुरीतियों, रूढ़ियों आदि का खंडन कर समाज में नव चेतना जागृत करना था। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन था, बीजक। तो कबीर की रचनाओं का काव्य संग्रह हम बीजक को कहते हैं। इसकी भाषा की बात करें तो अवधी थी, और बीजक इसके काव्य संग्रह जो थे, किन किन को मिलकर बीजक का काव्य संग्रह किया गया, तो कबीरदास जी की 3 रचनाएं साखी, शबद, रमैनी का काव्य संग्रह ही बीजक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, अभिवृत्ति और मूल्य में अंतर। तो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति सदैव किसी एक वस्तु, विषय या मनुष्य के प्रति होती है। मूल्य वस्तु के संपूर्ण वर्ग से संबंधित होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि आपकी मनोवृत्ति है तो किसी एक व्यक्ति के प्रति होगी। मान लीजिए वो ए नाम का व्यक्ति है, जबकि यदि मूल्य है तो वो व्यक्ति के प्रति ना होकर संपूर्ण मानव जाति के प्रति होंगी। सेकंड है, अपेक्षाकृत कम स्थायी होती है, अधिक स्थायित्व होता है।
मूल्य में अधिक स्थायित्व होता है, जबकि मनोवृत्ति अपेक्षाकृत कम स्थायी होती है। इनमें परिवर्तन हो सकता है, जबकि मूल्य में परिवर्तन लाना ज़्यादा कठिन होगा। थर्ड है, मनोवृत्ति दो प्रकार की सकारात्मक एवं नकारात्मक होती है, जबकि मूल्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य व राजनीतिक मूल्य आदि। एक हमने पैराग्राफ लिया है, मूल्य यदि मानव है तो मनोवृत्ति उसका दर्पण है। इससे समझ में आ रहा है कि मूल्य व्यापक अवधारणा है, जबकि मनोवृत्ति एक सीमित अवधारणा है। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन था, अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता में अंतर। अभिवृत्ति हम देखेंगे, किसी वस्तु या विषय के प्रति वैचारिक भाव या मानसिक तत्परता ही मनोवृत्ति या अभिवृत्ति है, जबकि अभिक्षमता किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता या प्रवीणता है। अर्थात आप किसी कार्य को कितनी प्रवीणता से कर सकते हैं, यह आपकी अभिवृत्ति है। सेकंड है, मनोवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। अर्थात आपके व्यवहार को दिशा देने का कार्य जो करती है वो मनोवृत्ति करती है। आप किस तरह का व्यवहार करेंगे, आप किसी घटना के प्रति किस तरह की मनोवृत्ति रख रहे हैं, उसी तरह का आपका व्यवहार उसके प्रति होगा। जबकि अभिक्षमता व्यक्ति की सफलता को प्रभावित करती है। अर्थात आप किस कार्य को करने में आपकी अभिक्षमता कितनी है, तद अनुरूप आपकी सफलता निर्धारित होगी। यह सदैव अर्जित होती है, अर्थात इसको जीवन के अनुभवों के साथ सीखा जाता है, समय समय के साथ सीखा जाता है। यह जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। कैसे कि एक व्यक्ति सिंगर है तो उसका गला बचपन से ही या जन्मजात ही अच्छा होगा, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस के साथ उसे बढ़ाया जा सकता है। फोर्थ है, उदाहरण जहरीले सांप के प्रति मनोवृत्ति। आपने मनोवृत्ति किस तरह रखी, जहरीले सांप के प्रति रखी। हमने उदाहरण अभी पूर्व देख ही चुके हैं इसके। और अभिक्षमता का उदाहरण की बात करें, सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट खेलना, उसकी उस क्षेत्र में विशेष अभिक्षमता है, यह इसका उदाहरण हुआ। अब हमारे 6 मार्क क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ होंगे। 6 मार्क्स क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, कौटिल्यस मंडल थ्योरी। हम इसे देखेंगे। अखंड भारत की परिकल्पना करने वाले कौटिल्य ने अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत मंडल सिद्धांत प्रतिपादित किया। सर्वप्रथम अगर बात करें अखंड भारत की, तो कहीं ना कहीं कौटिल्य का नाम उसके पीछे आता है। वर्णन की हम बात करें कि मंडल सिद्धांत कहाँ वर्णित है, तो अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में इसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ मंडल का अर्थ क्या होता है, मंडल का अर्थ होता है देशों का समूह। यह सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत है एक राज्य का निकटतम पड़ोसी उसका भौगोलिक शत्रु होता है। अर्थात आपके जो निकटतम पड़ोसी है वह आपका शत्रु है, तथा एक पड़ोसी का पड़ोसी जो कि शत्रु से अलग है भौगोलिक मित्र होता है। अर्थात आपका पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी आपका शत्रु, परंतु उस पड़ोसी का नेक्स्ट जो पड़ोसी है वह आपका मित्र होगा। यह कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में बताया। कौटिल्य ने अपने सिद्धांत में 12 प्रकार के देशों का वर्णन किया है। अर्थात आपके पड़ोस में यह 12 प्रकार के देश होंगे। पहला इनने बताया विजिगीसु। यह केंद्र में स्थित सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य होता है। यह सर्वाधिक प्रभावित होता है या प्रभावशाली राज्य होता है। साथ ही साथ यह विजय या साम्राज्य विस्तार करने की इच्छा भी रखता है। सेकंड है अरी। अरी विजिगीसु का निकटतम पड़ोसी होता है। निकटतम पड़ोसी हुआ, स्वभाव किसी बात है, सिद्धांत के अनुसार यह विजिगीसु का भौगोलिक शत्रु होगा। थर्ड है मित्र। मित्र जो होगा वो अरी का पड़ोसी है और विजिगीसु का मित्र होगा। फोर्थ अरी मित्र। फिफ्थ है मित्र मित्र। 6 अरी मित्र मित्र। 7th पार्ष्णिग्रह। 8th है आक्रंद। 9 है पार्ष्णिग्रह सार। 10th है आक्रंद सार। 11th है मध्यमा और 12th है उदासीन। अब सिद्धांत के हम कुछ बिंदु देखेंगे, प्रमुख बिंदु। तो साम्राज्य विस्तार की इच्छा रखने वाले राज्य को अपने पड़ोसी राज्यों से मिलकर एक मंडल का निर्माण करना चाहिए। यह कौटिल्य कहते हैं कि जो राज्य साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा है वह अपने निकटतम पड़ोसियों से मिलकर एक मंडल का निर्माण करे।
सेकंड है, निर्बल राज्यों को शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से सावधान रहना चाहिए। यह चेतावनी देते हैं कौटिल्य कि जो निर्बल राज्य हैं, कमजोर राज्य हैं, वे अपने पड़ोसी शक्तिशाली राज्यों से सावधान रहें। थर्ड है, साम्राज्य विस्तार हेतु शत्रुओं की बजाय मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। अर्थात जो राज्य साम्राज्य विस्तार की इच्छा रखते हैं उन्हें अपने शत्रुओं की संख्या कम रखकर मित्रों की संख्या अधिक करना चाहिए। निष्कर्ष हम सिद्धांत का देखेंगे। कौटिल्य का यह सिद्धांत यथार्थवाद पर आधारित है। यथार्थवाद मतलब स्वयं का हित देखना या हितवादी दृष्टिकोण रखना, जो युद्धों की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता मानकर संधि व समझौते द्वारा शक्ति संतुलन बनाने पर बल देता है। वास्तव में मंडल सिद्धांत आज की विदेश नीति के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज की विदेश नीति जो है वह कहीं ना कहीं मंडल सिद्धांत के आधार पर संचालित होती है। सेकंड हमारा क्वेश्चन था, गांधी जी के साधन साध्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। गांधी जी का साधन साध्य सिद्धांत हम देखेंगे। भूमिका देखते हैं। गांधी जी के अनुसार साधन बीज रूप है, साध्य वृक्ष रूप है। अर्थात साधन जो आपने बो दिया है वह बीज है और साध्य जो आपको फल प्राप्त हुआ वह आपका वृक्ष है। यही कारण है कि साध्य की पवित्रता एवं नैतिकता के लिए साधन का भी पवित्र एवं नैतिक होना अनिवार्य है। गांधी जी कहते हैं कि यह साधन आपका बीज की भांति होता है और फल या परिणाम भी जो आप बोएंगे उसके अनुरूप ही प्राप्त होता है। इसलिए गांधी जी साध्य की पवित्रता या नैतिकता के लिए साधन का पवित्र एवं नैतिक होना अनिवार्य बताते हैं। यही कारण है कि गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम में अहिंसक सत्याग्रह समर्थन किया। भारत में अहिंसक सत्याग्रह क्यों लाया? क्योंकि जो स्वतंत्रता थी उसे पवित्र उद्देश्य माना गया, पवित्रता पर आधारित माना गया। फलतः गांधी जी ने अहिंसा का समर्थन किया। गांधी जी के अनुसार उत्पादन के साधन ऐसे हों जिससे सतत विकास हो सके, ताकि प्रकृति एवं वर्तमान मनुष्य तथा भावी पीढ़ी को सुरक्षित रखा जा सके। सीधा संबंध सतत विकास एवं समावेशी विकास की बात गांधी जी यहाँ कर रहे हैं। यहाँ गांधी जी जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नैतिक नियमों के पालन की बात करते हैं। इन नैतिक नियमों को यहाँ व्रत कहा गया और एकादश व्रत निर्धारित हैं जो निम्न हैं। गांधी जी इन साधन साध्य सिद्धांत में या इनका नैतिक साधन को बनाने के लिए 11 व्रत बताते हैं जो कि निम्न हैं। प्रथम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आस्वाद, निर्भीकता, स्वदेशी, सर्वधर्म संभाव, शारीरिक श्रम और अस्पृश्यता निवारण। गांधी जी के अनुसार साधन और साध्य में अभियोज्य संबंध है, अर्थात जिसे तोड़ा नहीं जा सकता ऐसा संबंध इनमें है। साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात यदि साधन अनैतिक है तो साध्य अपने अंतिम रूप में पथभ्रष्ट से नहीं बच सकता, पथभ्रष्ट होने से नहीं बच सकता। अर्थात सीधे तौर पर कहें कि साध्य की नैतिकता साधन पर निर्भर करती है। अतः गांधी जी साधन और साध्य अर्थात लक्ष्य जो आपको प्राप्त करना है, दोनों की श्रेष्ठता एवं पवित्रता की बात करते हैं। गांधी जी फांसीवादियों, नाजीवादियों एवं मार्क्सवादियों की इस अवधारणा का खंडन करते हैं कि साध्य साधन के औचित्य को निर्धारित करता है। अर्थात साध्य यदि आपने अच्छा प्राप्त कर लिया तो साधन स्वतः ही सही हो जाएगा, ऐसा कौन मानते हैं? नाजीवादी, फांसीवादी व मार्क्सवादी। जबकि इनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार, यदि साध्य उचित हो तो फिर उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग गलत नहीं है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, गांधी जी के अनुसार नहीं, यह नाजीवादी, फांसीवादी कहते हैं कि साध्य उचित हो तो फिर उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग गलत नहीं है। जबकि गांधी जी के अनुसार साध्य अपने आप में चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, वह साधन को पवित्र नहीं बना सकता। और सीधा हम इसे कह सकते हैं कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। नेक्स्ट हमारा 6 मार्क्स क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के चिंतन की विशेषताएं। तुलसी के चिंतन की विशेषताएं हम देखेंगे। तुलसीदास समाज में उच्च मनोवृत्ति के पुरुष थे, जिन्होंने समाज के प्रवाह को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। साथ ही उनका सारा प्रयास
जनार्दन के मानस परिष्कार के लिए था। जनार्दन अर्थात जनता, मानस्य मानव, परिष्कार अर्थात परिष्कृत, उन्हें उन्नत बनाने के लिए था। चिंतन की हम विशेषताएं इनकी देखेंगे। सर्वप्रथम तुलसीदास जी आदर्श राज की भावना या परिकल्पना को प्रतिपादित किया इन्होंने, हम उसे देखेंगे। आदर्श राज्य इनका नाम इनका था राम राज्य की अवधारणा। विशेषता क्या थी इसकी? तो प्रजा में पारस्परिक एक अर्थात जो विषमता या विषमता समाज में राज्य में थी उसको समाप्त कर प्रजा में पारस्परिक एक की स्थापना करना था। एक दोहा हमने लिए हैं यहाँ पर, वैरू ना कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। अर्थात समाज में यदि आपने विषमता समाप्त कर दी तो किसी के मध्य वैर नहीं बचेगा, कोई दुख का भोगी नहीं होगा। राम राज्य राजत सकल धर्म निरत नर नारी, राग न रोष न दोष दुख सुलभ पधारत चारी। अर्थात राम राज्य में सभी धर्म का पालन करने वाले होंगे, कोई रोग नहीं होगा, दोष नहीं होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा बिंदु है राजा प्रजा का संबंध। राजा द्वारा प्रजा के प्रति वात्सल्य भाव रखना चाहिए। वात्सल्य भाव अर्थात प्रजा के प्रति अपने पुत्र की भांति व्यवहार रखना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए, उसकी सेवा भाव रखना चाहिए। एक उदाहरण या दोहा हमने यहाँ लिया है, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पातई पोपई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इसका अर्थ क्या है कि राजा को प्रजा पर करारोपण इस तरह करना चाहिए कि प्रजा को इसकी भनक भी न लगे, उसका ज्ञान ना हो। उदाहरण किस अर्थ में लिया है कि सूर्य हमारे शरीर से जल का सोख लेता है, उसकी वाष्प के रूप में ग्रहण कर लेता है, परंतु हमें उसका ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब वह बरसात नीचे कराता है तो सभी लोगों को इसका ज्ञान हो जाता है। इसी तरह राजा को करारोपण तो इस तरह करना चाहिए कि जनता को उसका ज्ञान ना हो, परंतु जब उनके लाभ के हित के कार्य करें तो सभी को भली भांति इसका ज्ञान हो जाए। थर्ड है प्राचीन वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा। तुलसीदास जी वर्ण व्यवस्था के ना तो कट्टर समर्थक थे और ना ही विरोधी, अर्थात उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, ना ही ज़्यादा इसकी प्रशंसा की और ना ही इसके प्रति अपने नकारात्मक भाव व्यक्त किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि ज्ञान की मान्यता के कारण वे वेद का तिरस्कार नहीं करते थे। वे मानते थे वेद ज्ञान आधारित हैं और वेदों में वर्णाश्रम व्यवस्था की व्याख्या है, तो वह इसे गलत नहीं कह सकते। पारिवारिक जीवन का आदर्श, अनुचित उचित विचार जे पालय पितुवैन, ते भजन सुख सुजस के बसई अमरपति एन। अर्थात पारिवारिक रूप में उचित अनुचित का ज्ञान रखकर ही पिता पुत्र या पारिवारिक सदस्य को कार्य करना चाहिए। मर्यादावाद, तो तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य मर्यादा का प्रतीक है, उसे मर्यादित कार्य ही करना चाहिए। समाज में स्त्रियों का स्थान, तुलसीदास स्त्रियों के प्रति द्वैध वृत्ति रखते हैं। वह कई जगह स्त्रियों को अच्छा बताते हैं और कई जगह उनके प्रति कभी कभी नकारात्मक मनोवृत्ति भी प्रकट कर देते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन नियमों व विश्वासों का वर्णन। अपने समय अंधविश्वासों जो नियम चल रहे थे उनको भली भांति तुलसीदास जी ने उजागर किया। कभी, अब निष्कर्ष हमने लिया है, कभी समाज का अंग होता है और सामाजिक परिवर्तन उस पर भी प्रभाव डालता है। किस तरह का सामाजिक परिवर्तन कि तुलसीदास जी के समय मुगल काल था और उस समय समाज में अनेक परिवर्तन आ रहे थे, कई अंधविश्वास जन्म ले रहे थे, प्रजा पर कई अत्याचार हो रहे थे, जिसके लिए उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की। जो समाज उस समय था उससे निपटने के लिए एक आदर्श राज्य की उन्होंने कल्पना की, जिसे उन्होंने राम राज्य नाम दिया। वे सुसंगठित व स्वस्थ समाज के पक्षधर थे, जिसकी वर्तमान समाज को आवश्यकता है। ऐसा समाज जो स्वस्थ हो, सुसंगठित हो की परिकल्पना राम राज्य के अंतर्गत तुलसीदास जी ने की है। यह क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट 6 मार्क्स क्वेश्चन है, मनोवृत्ति की प्रशासन में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। अब मनोवृत्ति की प्रशासन एवं कुशल संचालन में उपयोगिता हम देखेंगे। तो अभिवृत्ति व्यक्ति के विचार, विश्वास, मूल्य एवं उपलब्धि से संबंधित है।
सकारात्मक अभिवृत्ति सफलता की ऊंचाइयों को तय करती है और जीवन में सुख, संतुष्टि और उपलब्धि प्राप्त करने में सहायता करती है। यह कुशल प्रशासन संचालन में निम्न रूपों में सहायता करती है। पहला है आशावादी बनाने में। सकारात्मक अभिवृत्ति व्यक्ति को आशावादी बनाती है। आशावादी व्यक्तियों में साहस, जोखिम उठाने की संभावना अधिक होती है। ऐसे लोगों द्वारा जीवन में सकारात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इसलिए यह प्रशासन एवं मानव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहला हमने देखा मनोवृत्ति आशावादी बनाती है। सेकंड है सामाजिक मूल्यों के दर्शन का माध्यम। अभिवृत्ति है सामाजिक मूल्यों के दर्शन का माध्यम। क्या है? अभिवृत्ति है कुशल प्रशासन, प्रबंधन और संचालन के लिए सामाजिक मूल्यों का निर्वाह आवश्यक होता है, जो व्यवहार के विभिन्न पक्षों में प्रकट होती है। उदाहरण के लिए ईमानदारी, निष्ठा, शिष्टाचार, कर्तव्य पालन, आदर, प्रतिबद्धता या उपलब्धि आदि। सकारात्मक अभिवृत्ति परिस्थिति या विपरीत परिस्थिति को अवसर के रूप में लेता है। सकारात्मक अभिवृत्ति जो व्यक्ति रखता है वह परिस्थिति या विपरीत परिस्थिति को अवसर के रूप में लेगा और उसे सफल बनाने के लिए चुनौती लेता है। अतः प्रशासनिक अधिकारी के लिए लोक सेवा के लिए सकारात्मक अभिवृत्ति होना आवश्यक है। फोर्थ है हमारा कार्य संतुष्टि एवं कार्य प्रतिबद्धता। सकारात्मक अभिवृत्ति वाला प्रशासक कार्य से संतुष्टि एवं कार्य के प्रति प्रतिबद्धता रखता है। ऐसा करने से व्यक्ति की उपलब्धि सर्वश्रेष्ठ होगी और कार्य करने में निपुणता आएगी। सामाजिक समायोजन की क्षमता अर्थात समाज को मिलजुल कर वह रख पाएगा। सकारात्मक अभिवृत्ति से सद्भावना, सहानुभूति जैसे व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ सामाजिक समायोजन की क्षमता का विकास करती है। यह कुशल प्रशासन संचालन के लिए महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है हमारा सकारात्मक अभिवृत्ति जिम्मेदारी लेने की भावना, निष्ठा से संबंधित है, इसलिए यह लोक सेवक के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करती है। अभिवृत्ति के भावनात्मक पक्ष का उचित प्रयोग सामाजिक जीवन को बेहतर बनाता है। इस तरह हमने अभिवृत्ति के कुशल प्रशासन के संचालन में महत्व पर बात की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग स्पष्ट कीजिए। अष्टांगिक मार्ग अब हम देखेंगे। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, जहां चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का अर्थ है दुख निवारण के मार्ग। और चतुर्थ आर्य सत्य की प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अर्थात दुख निवारण के लिए जो 4 आर्य सत्यों के अंतर्गत मार्ग बताए हैं वह अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताए गए हैं, जो कि 8 मार्ग हैं। अष्टांग मार्ग के सभी मार्ग सम्यक से आरंभ होते हैं, जहां सम्यक का अर्थ है सही या अच्छी। बौद्धिक प्रतीकों में या बौद्ध प्रतीकों में प्रायः अष्टांग मार्गों को धर्म चक्र के 8 ताड़ियों द्वारा निरूपित किया जाता है। अब हम अष्टांग मार्ग देखेंगे। क्या यह मार्ग हैं? पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक अर्थात अच्छी और 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है 4 आर्य सत्य जो हैं दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी, उनमें आप विश्वास कीजिए। सम्यक संकल्प है मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। आप यह संकल्प लेंगे कि स्वयं का मानसिक एवं नैतिक विकास आप करेंगे। सम्यक वाक का अर्थ है हानिकारक बातें या झूठ ना बोलना, कटु बातें ना कहना। सम्यक कर्म है हानिकारक या अनैतिक कार्य ना करना, गलत कार्य ना करना। सम्यक जीविका अर्थात कोई ऐसा व्यापार ना करें जो कि हानिकारक हो या फिर अनैतिक हो। सम्यक प्रयास अपने आप सुधरने की कोशिश करना, स्वयं के गलत बातों को त्यागने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। स्मृति स्पष्ट ज्ञान से, जो आपके पास ज्ञान है, देखने की मानसिक योग्यता प्राप्त करना। सम्यक समाधि निर्वाण पाना और स्वयं का गायब हो जाना, यह समाधि है। अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख नैतिक शिक्षाओं में से एक है,
जो दुखों से मुक्ति पाने एवं तथ्य ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। वास्तविक ज्ञान अष्टांगिक मार्ग में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा 6 मार्क्स क्वेश्चन है, सांवेगिक बुद्धि के विकास के उपायों का वर्णन कीजिए। किस तरह सांवेगिक बुद्धि को हम विकसित कर सकते हैं? संवेगात्मक बुद्धि को विभिन्न उपायों द्वारा विकसित कर व्यक्तिगत जीवन सुखमय, शांतिमय एवं उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। प्रमुख उपाय हमने यहाँ देखे हैं। पहला है प्रेरक प्रसंग एवं सफल लोगों की जीवनी का अध्ययन। प्रेरक प्रसंग अर्थात ऐसी बातें जो कि आपको प्रेरणा दें, मोटिवेशन आपका करें। सफल लोगों की जीवनी का अध्ययन, जिनमें गांधी जी, विवेकानंद जैसे विचारकों की जीवनी आप पढ़ सकते हैं। आत्ममूल्यांकन करें, अपनी कमी को जानना। आत्ममूल्यांकन में क्या शामिल है? अपनी कमी को जानना, अपनी क्षमता को जानना, असफलता, यदि आप किसी कार्य में असफल होते हैं तो असफलता के कारण जानना, उन्हें दूर करने के उपाय करना, गलती व उसके कारण जानना, अर्थात असफलता हुई उसमें क्या गलती हुई और उसके क्या कारण रहे उसे जानना, गलती न दोहराने का संकल्प लेना। यह आपका आत्ममूल्यांकन होगा, जो कि सांवेगिक बुद्धि के विकास में प्रमुख सहायक होगा। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान कर, अर्थात व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करें, अभिव्यक्ति का माध्यम उसे दें ताकि उसका स्वतंत्र विकास हो सके। सामाजिक संपर्क व प्रशिक्षण का विकास कर, अर्थात व्यक्ति को विभिन्न समाजों में, विभिन्न संस्कृतियों में संपर्क बढ़ाने की प्रेरणा दें, साथ ही साथ उसे विभिन्न सामाजिक संपर्क के प्रशिक्षण प्रदान करें। बालकों के लिए गैर पाठ्यक्रम क्रियाएं जैसे खेल, नाटक, संगोष्ठी, वाद विवाद में भी शामिल करना चाहिए। पारिवारिक वातावरण, सदस्यों का आपसी संबंध, विद्यालय का वातावरण, अध्यापक की कार्यप्रणाली एवं छात्रों के साथ उनका व्यवहार सांवेगिक बुद्धि के निर्धारक तत्व होते हैं। तो इनमें जिस तरह का वातावरण रहेगा, जिस तरह की बुद्धि का विकास होगा, वह आपकी सांवेगिक बुद्धि को निर्धारित करेगा। भारतीय संस्कृति के शील गुणों जैसे बड़ों का सम्मान, अध्यापक के प्रति श्रद्धा रखना, दूसरों की देखभाल आदि अभिव्यक्तियों की उन्हें शिक्षा दी जाए ताकि उनमें नैतिक अभिवृत्ति संचारित हो। सांवेगिक बुद्धि के विकास में विद्यमान प्रमुख अड़चनें जैसे कि पितृसत्तात्मक समाज, सामाजिक द्वेष, सांप्रदायिकता आदि को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि सांवेगिक बुद्धि का विकास हो सके। बच्चों में वैचारिक आदान प्रदान, स्वस्थ आपसी संबंध व सामाजिक कौशल का विकास करना, यह हमने देखे सांवेगिक बुद्धि को विकसित करने के प्रमुख उपाय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? पूर्वाग्रह के प्रकार लिखते हुए इसकी विशेषताएं बताएं। देखिए, पूर्वाग्रह हम देखेंगे। पूर्वाग्रह से तात्पर्य व्यक्ति के किसी वस्तु, तथ्य, घटना या अन्य व्यक्ति के बारे में एक पूर्व निर्णय, विचार या मत से होता है जो कि अतार्किक चिंतन एवं रूढ़ धारणाओं पर आधारित होता है। पूर्वाग्रह क्या है? आपकी एक मना स्थिति या मनोवृत्ति ही है जो कि अतार्किक होगी, जिसमें तथ्यों का अभाव होगा एवं रूढ़ धारणाओं पर संचालित होती रहेगी। पूर्वाग्रह प्रायः क्या होता है? नकारात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में उच्च जाति के लोगों का दलितों के प्रति नकारात्मक पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। जो उच्च वर्ग के लोग हैं वह दलितों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति या नकारात्मक पूर्वाग्रह रखे हुए हैं। पूर्वाग्रह के हमने प्रकार पूछे हैं। प्रकार में देखेंगे, पहला जातीय पूर्वाग्रह अर्थात जातियों के प्रति पूर्वाग्रह रखना, धार्मिक पूर्वाग्रह विभिन्न धर्मों के प्रति पूर्वाग्रह रखना, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, भाषाई पूर्वाग्रह, लिंग पूर्वाग्रह, प्रजातीय पूर्वाग्रह, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह, आयु पूर्वाग्रह एवं वैचारिक पूर्वाग्रह। यह विभिन्न पूर्वाग्रह के प्रकार हमने देखे। अब क्वेश्चन का अगला भाग था पूर्वाग्रह की विशेषताएं। पूर्वाग्रह में तार्किकता नहीं होती, यह विवेकहीन होता है, अर्थात तार्किकता का इसमें अभाव होता है। पूर्वाग्रह सीखा गया अर्थात अर्जित व्यवहार होता है जो एक सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है। आपका किस तरह का सामाजिक परिवेश है, आपको उस तरह का पूर्वाग्रह अर्जित हो जाएगा। पूर्वाग्रह में दृढ़ता पाई जाती है अर्थात इसमें परिवर्तन आसानी से नहीं होता।
पूर्वाग्रह का रूप कार्यात्मक होता है क्योंकि इसमें कुछ लाभ व्यक्ति को भी होता है, अर्थात पूर्वाग्रह आप रख रहे हैं तो जरूरी ही है या निश्चित ही आप उस तरह का व्यवहार प्रदर्शित भी करेंगे। पूर्वाग्रह एक प्रकार की नकारात्मक मनोवृत्ति होती है। पूर्वाग्रह का संबंध व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण समूह या समुदाय से संबंधित होता है। जैसे कि आप यदि जातीय पूर्वाग्रह रख रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति के प्रति न रखकर संपूर्ण जाति के प्रति आप पूर्वाग्रह रखेंगे। पूर्वाग्रह में मनोवृत्ति के तीनों संभाव्य घटक उपस्थित होते हैं। संभाव्य अर्थात संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारात्मक घटक पूर्वाग्रह में होते हैं। आपको जानकारी रहेगी, आपकी भावनाएं उस वर्ग के प्रति वैसी ही रहेंगी और साथ ही साथ पूर्वाग्रह के आधारित ही या पूर्वाग्रह के द्वारा ही आप उस तरह का व्यवहार उस वर्ग के प्रति करेंगे। पूर्वाग्रह राष्ट्रीय एकता में बाधक होता है। समाज में शिक्षा के प्रसार एवं तार्किकता पर बल देकर इसे कम किया जा सकता है। यहाँ हमारा यह क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रबोधक संप्रेषण की परिभाषा लिखते हुए प्रशासन में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। प्रबोधक संप्रेषण क्या होता है? तो संप्रेषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूसरों के विचारों, भावनाओं या मनोवृत्तियों को सूतर्कों एवं संदेशों के माध्यम से परिवर्तित कर उन्हें कुछ विशेष मूल्य या अभिवृत्ति स्वीकार ने कुछ करने या ना करने के लिए राजी किया जाता है। क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों को सूतर्कों एवं संदेशों के माध्यम से परिवर्तित करता है, साथ ही साथ उसे कुछ विशेष मूल्य या मनोवृत्ति स्वीकारने, कुछ करने या ना करने के लिए भी राजी करता है। प्रबोधक संप्रेषण में कैसे समझाया जाता है? कैसे समझाना? संदेशों के माध्यम से, सूतर्कों के माध्यम से एवं उदाहरण के माध्यम से प्रबोधक संप्रेषण किया जाता है। उद्देश्य क्या है? अभिवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाना। आपकी किसी विषय के प्रति यदि नकारात्मक मनोवृत्ति है तो उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाना इसका उद्देश्य होता है। साथ ही साथ सकारात्मक मनोवृत्ति जो है उसका प्रसार करना भी इसका उद्देश्य है। उदाहरण हम देखेंगे, प्रबोधक संप्रेषण अनेक शासकीय पहलों के अनुपालन का मंत्र है, अर्थात आप प्रबोधक संप्रेषण द्वारा अनेक योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित कर सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान। और इस हेतु हम ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली होता है, उनका जनता या अधिक जनता उनका अनुपालन करती है, फलतः वह उनका प्रभावी प्रबोधक संप्रेषण होता है। प्रशासन में हम इसकी उपयोगिता देखेंगे। पहला, जन जागरूकता एवं जन सहयोग प्राप्ति। जब आप प्रबोधक संप्रेषण करेंगे तो जनता में जागरूकता आएगी, साथ ही साथ उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। प्रशासन व समाज की संवादहीनता इससे खत्म होगी। जनता का प्रशासन से जो भय है वह समाप्त होगा, साथ ही साथ प्रशासन पर संदेह की स्थिति भी नहीं रहेगी। जनता नीतियों में सहभागी बनेगी, नीतियों के क्रियान्वयन में साथ देगी। सेकंड है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा कैसे? जब प्रबोधक संप्रेषण होगा तो नक्सलवाद जैसी समस्या, आतंकवाद जैसी समस्याओं का निपटाना सरल होगा। आर्थिक संदर्भ में बात करें तो नकारात्मक प्रवृत्ति जैसे जो समाज में प्रचलित है, जैसे कि भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, धन संचय, कर चोरी आदि भी प्रबोधक संप्रेषण के माध्यम से रोकी जा सकती है और ऐसी नकारात्मक मनोवृत्ति को बदला जा सकता है। फोर्थ है पर्यावरण संरक्षण हेतु। वो कैसे? कि हम वृक्षारोपण के महत्व को प्रबोधक संप्रेषण के माध्यम से बताएंगे तो वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा। बिजली और पानी की बचत के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे और पॉलीथीन के उपयोग को ना करने के लिए भी हम कहेंगे। साथ ही साथ कचरे का उचित निस्तारण, इस तरह के हम प्रबोधक संप्रेषण करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण होगा। फिफ्थ है सामाजिक कुरीतियाँ रोकने में। कैसे? बाल विवाह, दहेज प्रथा, स्त्री शिक्षा न होना, भ्रूण हत्या आदि के संबंध में जो हमारी नकारात्मकता है उसको बदलने के लिए प्रबोधक संप्रेषण किया जा सकता है। 6 है वर्तमान की जो जटिल समस्या है तीव्र जनसंख्या प्रसार, उसे रोकने के लिए भी प्रबोधक संप्रेषण आवश्यक है। निष्कर्ष हम देखेंगे, प्रबोधक संप्रेषण व्यक्तिगत जीवन के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं पर्यावरण के संबंध में नकारात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है, अर्थात इन सभी संबंधों में या संदर्भों में हमारी जो नकारात्मक मनोवृत्ति है उसे परिवर्तित कर सकारात्मक मनोवृत्ति में बदल देता है प्रबोधक संप्रेषण। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था,
प्रशासनिक नैतिकता की स्थापना के उपाय। क्या क्वेश्चन है हमारा? प्रशासनिक नैतिकता की स्थापना के विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु नैतिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। अब नैतिक प्रशासन की स्थापना किस तरह होगी, इसके हम उपाय देखेंगे। पहला, नियमों व कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन हो। कैसे? जो आचरण संहिता में नियम उल्लेखित हैं उनका ईमानदारी से पालन सुनिश्चित किया जाए। सेकंड है, यदि इनका आचरण संहिता का कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाए। सेकंड हमारा बिंदु है शिक्षा पद्धति और मीडिया की भूमिका। पाठ्यक्रम में नैतिक अनिवार्य बनाना, अर्थात नैतिक शिक्षा जो है उसे अनिवार्य बनाना। नैतिकता की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध मीडिया द्वारा मुहिम छेड़कर उनके खिलाफ जनमत तैयार करना, अर्थात ऐसे लोग जो नैतिकता पर आधारित नहीं हैं, अनैतिक हैं, उनके प्रति उनके विरोध में जनमत तैयार करना, उनका सामाजिक बहिष्कार करना। थर्ड है प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। इस हेतु सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट एवं नागरिक अधिकार पत्र आदि को अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि प्रशासन अधिक जवाबदेही हो, उसमें पारदर्शिता बढ़े। अफसरशाही एवं लाल फीताशाही की प्रवृत्ति पर अंकुश, अर्थात जो नौकरशाही है वो वर्तमान में अफसरशाही का रूप लिए हुए है। साथ ही साथ जो लाल फीताशाही समय के साथ कार्य न होना की प्रवृत्ति चल रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। विलंब, क्योंकि विलंब का भ्रष्टाचार से सीधा संबंध होता है। जहां विलंब होगा वहां स्वतः ही भ्रष्टाचार को जन्म मिल जाता है। प्रशासनिक नियमों को अधिक सरल व लचीला बनाया जाए। फिफ्थ है संरचनात्मक सुधार, जैसे कि सीबीआई, सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल जैसी संस्थाओं को अधिक प्रभावी एवं शक्तिशाली बनाया जाए। इन संस्थाओं में अति योग्य और निष्ठावान ईमानदार लोक सेवकों की नियुक्ति की जाए। नेक्स्ट हमारा बिंदु है हृदय परिवर्तन। सर्वश्रेष्ठ उपाय जनमानस का हृदय परिवर्तन करना है। साथ ही संतोषी, सदा सुखी तथा सादा जीवन, उच्च विचार आदि कहावतों को चरितार्थ करने की आवश्यकता वर्तमान में है। अन्य उपाय की हम बात करें तो पारिवारिक स्तर पर नैतिक शिक्षा दी जाए, व्यक्ति में नैतिकता का या बाल रूप से ही नैतिकता का विकास किया जाए। राजनीतिक निष्पक्षता एवं तटस्थता जैसे गुणों को बढ़ाया जाए। देशभक्ति की भावना का विकास हो ताकि देश हित को सर्वोपरि माना जाए। नैतिक मनुष्य, एक अंत में हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि नैतिक मनुष्य सभी सामाजिक बुराइयों का उपचार है। यदि आप मानव में नैतिकता का प्रसार कर देंगे तो कोई भी सामाजिक बुराई जन्म नहीं लेगी। नेक्स्ट हमारा 6 मार्क्स क्वेश्चन है पूर्वाग्रह, विभेद, रूढ़िवादिता को कम करने के उपाय लिखिए। तो पूर्वाग्रह, विभेद एवं रूढ़िवादिता तीनों रूढ़ धारणाएं हैं जो अतार्किक चिंतन पर आधारित होती हैं, अर्थात प्राचीन समय से चली आ रही ऐसी धारणाएं जो कि अतार्किक होती हैं। वो क्या हैं? यह तीनों हैं। इन तीनों के कारण भारतीय समाज में अनेक बार जातीय दंगे, सांप्रदायिक संघर्ष एवं मानवता के साथ अन्याय देखने को मिलता है। सांप्रदायिक दंगे कैसे होंगे? वो पूर्वाग्रह एवं विभेद के कारण पूर्वाग्रह के कारण हो जाते हैं, विभेद के कारण हो जाते हैं, और मानवता के साथ अन्याय जैसे कि रूढ़िवादिता आधारित। इसकी हम बात करें तो सती प्रथा एक तरह से मानवता के साथ अन्याय ही था जो कि रूढ़िवादिता थी। इन्हें समाप्त, नियंत्रित या न्यूनतम करके एक बहुधर्मीय, बहुजातीय, बहुवर्गीय समाज में व्यवस्था बनाकर रखी जा सकती है। इन्हें समाप्त कर दें या कम कर दें, न्यूनतम कर दें तो क्या होगा? जहां अधिकतम बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सी जातियां हैं एवं बहुत से वर्ग हैं, उस समाज में भी एक की व्यवस्था बनाकर रखी जा सकती है। इन्हें कम करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? पहला है सामाजिक विधान बनाकर। इसको उदाहरण से देखते हैं कि हमने सती प्रथा निषेध कानून ले आए और रूढ़ी को समाप्त कर दिया। सती प्रथा जो रूढ़ी थी उसे समाप्त किया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लाए, जिससे जो हमारा पूर्वाग्रह दलितों के प्रति था, विभेद हम उनके प्रति करते थे, उसको कम किया गया। शिक्षा के प्रसार द्वारा अतार्किक चिंतनों का खंडन किया जाए। अपेक्षित एवं असंगत भूमिका का निर्वहन कराकर, अर्थात आप जिनके प्रति पूर्वाग्रह या विभेद या रूढ़ी धारण किए हुए हैं उस भूमिका का आपके द्वारा निर्वहन कराया जाए। सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देकर, क्योंकि हम जब दूसरे संस्कृति से मिलते हैं तो हमें उनकी अच्छी बातें ग्रहण करने को मिलती हैं। जैसे कि भारत में सती प्रथा का अंत
ब्रिटेन के सहयोग से ही हुआ, क्योंकि वहाँ पर यह अनैतिक था, गलत था। नेक्स्ट है, उन स्रोतों को न्यूनतम करके जो पूर्वाग्रह या रूढ़ि को बढ़ाने में सहायक है, अर्थात इनको बढ़ाने वाले जो स्रोत हैं उन्हें ही न्यूनतम करा जाए। व्यक्तित्व परिवर्तन प्रविधियाँ अपनाकर, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही परिवर्तन लाया जाए। रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग इस दिशा में किया जा सकता है। पूर्वाग्रह विरोधी तर्क संगत विचारों को प्रसारित करके, अर्थात जो पूर्वाग्रह का विरोध करते हैं ऐसे तर्क संगत विचारों को प्रसारित किया जाए, विभिन्न माध्यमों से इनका प्रसार किया जाए। अंतर समूह अर्थात विभिन्न समूहों के मध्य संपर्क को बढ़ावा दिया जाए। अलगाव विरोधी नीतियों को बढ़ावा देकर, अर्थात जो अलगाव का विरोध करती हों ऐसी नीतियों को बढ़ाया जाए। अपने समूह में भी संकुचित सामाजिक अनन्यता की भावना को कम करने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात दूसरे समाज की अस्तित्व को न स्वीकार करना, ऐसी विचारधाराओं को त्यागना चाहिए। सरकार तथा समाज सेवी संस्थाओं को इस दिशा में बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह सत्य सच्चाई का प्रतीक है, जबकि आग्रह से नैतिक बल, आत्मबल, प्रार्थना, आस्था इत्यादि का बोध होता है। आशय है कि सत्याग्रह सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला आध्यात्मिक एवं नैतिक संघर्ष का नाम है। सत्याग्रह क्या है? आप सत्य की विजय प्राप्त करना चाह रहे हैं और इस हेतु आध्यात्मिक एवं नैतिक संघर्ष कर रहे हैं। इसमें अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित बुराई का विरोध किया जाता है। सत्याग्रह क्या है? अहिंसा के द्वारा जो बुराई चली आ रही है उसका विरोध किया जाना। गांधी जी सत्य, अहिंसा, साधन साध्य की श्रेष्ठता एवं व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विश्वासों के आधार पर बुराई के प्रतिरोध हेतु एक नया मार्ग प्रस्तुत किया, जिसे सत्याग्रह उन्होंने नाम दिया। गांधी जी के अनुसार मानव मूलतः नैतिक होता है, परंतु परिस्थितिवश एवं अज्ञानवश वह दुर्गुणों एवं अनैतिक आचरण को अपनाता है। इसीलिए गांधी जी यह कहते हैं कि विरोध अनैतिकता या पाप का होना चाहिए, अनैतिक व्यक्ति या पापी का नहीं, अर्थात उसे सत्याग्रह के माध्यम से बदलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और इस हेतु वह माध्यम क्या बताते हैं? सत्याग्रह। सत्याग्रह वस्तुतः शासन शक्ति और सत्ता के प्रतिरोध का एक लोकतांत्रिक उपाय है। सत्याग्रह को निम्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? शांतिपूर्ण आप आंदोलन कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आर्थिक बहिष्कार कीजिए, उसका असहयोग कीजिए, सविनय अवज्ञा कीजिए, साथ ही साथ उपवास का सहारा भी आप ले सकते हैं। सत्याग्रह का सफल प्रयोग वही कर सकता है जिसमें निम्न गुण हों। गांधी जी कहते हैं कि आप सत्याग्रह में तभी सफल होंगे जब आप निम्न गुणों का धारण करते हों। ईश्वर में अटूट विश्वास हो, सत्य पर निरंतर दृढ़तापूर्वक चलने वाला हो, आत्म संयमित हो अर्थात खुद पर नियंत्रण हो, आत्म अनुशासित हो, धैर्यवान और सहिष्णु हो, आत्मबल से युक्त हो, मन वचन कर्म से अहिंसक होना अर्थात किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। सत्याग्रह एक अहिंसक क्रांति है जिसका मूल तत्व है हृदय परिवर्तन, अर्थात आप सत्याग्रह के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं और हृदय परिवर्तन द्वारा आप सामाजिक परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राधा कृष्णन के ज्ञान मीमांसा पर प्रकाश डालिए। प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। सर्वप्रथम इसकी भूमिका देखेंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार सच्चा धर्म ना तो किसी विशिष्ट दृष्टिकोण का द्योतक है और ना ही वह रूढ़ि या अंधविश्वासपरक आस्था का समानार्थी है। आगे हम देखेंगे डॉक्टर राधा कृष्णन जी के अनुसार धर्म व सत्य से अनुभव और अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है। अब इस ज्ञान को हम समझेंगे। ज्ञान जो है अनुभव आधारित होता है, जो कि अनुभव हमें धर्म एवं सत्य से मिलता है। धर्म से क्या मिलेगा? आध्यात्म में अंतर्निहित गुण प्राप्त होते हैं, जबकि सत्य से तर्क एवं बुद्धि पर आधारित गुण प्राप्त होते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ज्ञानात्म अनुभव प्राप्ति के 3 साधन बताए हैं, अर्थात आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो अनुभव प्राप्त हो रहा है ज्ञान आधारित, वह किस तरह प्राप्त होगा, उसके क्या 3 साधन हैं। यह है इंद्रियानुभव, तर्क, बुद्धि व प्रज्ञा। उनके अनुसार
परम सत्ता बुद्धि की पहुंच से परे है, उसका ज्ञान इंद्रियों से भी संभव नहीं है। अर्थात जो परम सत्ता है वह आपकी पहुंच से परे है, उसका अनुभव तो आप अपनी ज्ञान इंद्रियों से भी नहीं कर सकते। उसका ज्ञान तो अपरोक्षानुभाव में ही होता है, अर्थात जो परोक्ष ना हो सके वही उसका ज्ञान हो सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे हमारा, अंबेडकर जी और भारतीय संविधान। अंबेडकर साहब और भारतीय संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, वकील, लेखक, मंत्री व संविधान निर्माता आदि थे। विभिन्न उपाधियों से सुसज्जित बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में हम जानते हैं। साथ ही वे संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हीं के प्रयासों से अनुच्छेद 36 से 51 जो डीपीएसपी हैं वह शामिल किए गए। नीति निर्देशकों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इनमें आजीविका के साधनों की उपलब्धता, 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, समान कार्य हेतु समान वेतन, निर्वाह योग्य न्यूनतम मजदूरी जैसे विभिन्न प्रावधान संविधान में सम्मिलित किए गए। वे संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक थे। वे कहते थे कि लोकतंत्र ही समाज में समतावादी मूल्यों की स्थापना कर सकता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। वे राज्य की उपयोगिता व अनिवार्यता के पक्षधर थे। वे राज्य की शक्तियों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने के समर्थक थे, अर्थात वह राज्य की आवश्यकता को स्वीकारते थे, परंतु उसकी जो शक्तियां हैं उन्हें नियंत्रित करने हेतु उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाते थे। साथ ही साथ उन्होंने स्त्रियों के लिए उपबंध, विभिन्न दलितों के प्रति जो शोषण है उसे रोकने के लिए मूल अधिकारों में विभिन्न प्रावधानों का समर्थन भी किया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लेटो व अरस्तु के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता। प्लेटो व अरस्तु दोनों ही यूनान के दो महान दार्शनिक थे, जहाँ प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। विचारों की प्रासंगिकता हम देखेंगे तो शिक्षा संबंधी विचारों में पश्चिमी जगत में उच्च शिक्षा की पहली संस्था की अगर हम बात करें, उसकी स्थापना का श्रेय प्लेटो को जाता है। अर्थात वह किस तरह शिक्षा के समर्थक थे यह हम इस बात से समझ सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने राज्य नियंत्रित शिक्षा के पक्षधर थे, अर्थात शिक्षा की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। सेकंड है वैज्ञानिक तर्क, अर्थात वह वैज्ञानिक सोच के पक्षधर थे। साथ ही अरस्तु ने बताया पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, और यह भी बताया कि वह पृथ्वी मिट्टी, जल, वायु, अग्नि से मिलकर बनी होती है। राज्य संबंधी विचारों की बात करें तो दोनों ने राज्य को एक आध्यात्मिक नैतिक संस्था माना है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, अर्थात राज्य को आध्यात्मिक व नैतिक होना चाहिए। साथ ही साथ इससे हमें क्या मिलती है तो वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहीं ना कहीं प्लेटो व अरस्तु के राजनीतिक विचारों या राज्य संबंधी विचारों से प्रेरित है। न्याय संबंधी विचारों में दोनों ने न्याय को महत्वपूर्ण माना, जिसके आधार पर ही वर्तमान की न्याय व्यवस्था संचालित है। साथ ही साथ व्यवहारिक बात की उन्होंने कि छोटे राज्यों का समर्थन किया, अर्थात राज्यों को लाभ यदि कमाना है तो छोटे होना चाहिए। 6 है नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में वे थे, जो कि वर्तमान वैश्वीकरण के अनुरूप है, अर्थात वैश्वीकरण जैसी सोच वह रखते थे। शासन में कानून की महत्ता का प्रतिपादन किया, राजनीति में कानून को उच्च स्थान दिया। वर्तमान में विधि का शासन कहीं ना कहीं इन्हीं या कानून की जो महत्ता उन्होंने दी उसी से प्रेरित है। दोनों के विचारों का विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। साथ में इनके राज्य संबंधी, न्याय संबंधी विचार अनेक राष्ट्रों द्वारा अनुकरणीय भी हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे केस स्टडीज। जय हिंद साथियों, अब हम इस टेस्ट में जो केस स्टडीज दी गई थी उनका विस्तार से विश्लेषण देखेंगे। यहाँ पर हम दोनों केस स्टडीज का विश्लेषण देखेंगे। जो केस स्टडीज प्रथम दी गई थी जो कि 30 अंक की थी, जिसमें 3 प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का था, और दूसरी केस स्टडी जिसमें 5 प्रश्न थे, प्रत्येक 7 अंक का था। इस तरह 35 अंक की दूसरी केस स्टडी थी। तो चलिए देखते हैं प्रथम प्रकरण अध्ययन को। सबसे पहले हम इस प्रकरण को पढ़ लेते हैं ताकि यह हमें समझ में आ जाए कि इसमें पढ़ना क्या था और समझना क्या था। चलिए देख लेते हैं। इसका विषय था पद पर नियुक्ति करना।
अर्थात किसी पद पर यहाँ पर नियुक्ति होनी है। आप एक जिले में एसडीएम के पद पर नियुक्त हैं। एसडीएम के रूप में जिले में आशा कार्यकर्ता के पद हेतु साक्षात्कार आयोजित करना एवं उम्मीदवार का चयन करना आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर आपको एसडीएम का पद दिया गया है और आपके यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं की इंटरव्यू कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस दिन आप साक्षात्कार ले रहे हैं उसी दिन आपके पास स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए आते हैं और आपसे अन्य उम्मीदवारों की उपेक्षा कर इस पद के लिए एक विशिष्ट महिला का चयन करने के लिए कहते हैं। एक दिन क्या हुआ, आप साक्षात्कार ले रहे थे, आपके पास एक विधायक जी आए और बोले कि इस पद पर एक किसी महिला, विशिष्ट महिला का चयन कर दो, बोले कि आप इसको उस पद पर नियुक्त कर दीजिए। उसके दस्तावेजों की जांच करने से ज्ञात होता है कि वह सभी दृष्टि से पात्र है। आपने उसके दस्तावेजों को देखा और आपको लगा कि हाँ ठीक है, इसकी नियुक्ति की जा सकती है और वह इस पर नियुक्त भी हो सकती है क्योंकि उसके पास सभी अर्हताएं भी हैं। विधायक का निवेदन है कि उस महिला को अनुकंपा के आधार पर यह पद दिया जाना चाहिए। विधायक जी आपसे कह रहे हैं कि उस महिला को अनुकंपा के आधार पर यह पद दो क्योंकि उसका पति सैनिक था जो कि युद्ध में शहीद हो चुका है। इसलिए विधायक जी आपसे बोल रहे हैं कि उसकी नियुक्ति जो है अनुकंपा के आधार पर कीजिए। यह हमारा प्रकरण था। इस प्रकरण में यदि हम की पॉइंट्स की बात करें तो क्या है कि आप एसडीएम हैं, आशा कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार हो रहा है, एमएलए आपसे कहते हैं कि उक्त महिला को आप नियुक्त कर दीजिए जो कि अनुकंपा के आधार पर होगी। यह महिला शहीद की विधवा है। ये इसके की पॉइंट्स हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। दूसरा था कि आपकी सर्वोत्तम कार्यवाही क्या होगी। आपके कौन कौन से मूल्य हैं जो कि दांव पर लगे हुए हैं और क्यों वे दांव पर लगे हुए हैं। इन प्रश्नों के हम उत्तर क्रमवार रूप से देखेंगे और देखेंगे कि इस प्रकार की केस स्टडी में उत्तर किस प्रकार लिखे जाते हैं। चलिए चलते हैं उत्तर की ओर और देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर जो कि था आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी भूमिका देंगे। एसडीएम होने के नाते प्रदत्त प्रकरण में दी गई स्थिति मेरे लिए संवेदना की परीक्षा के समान है। ये हमने इसका इंट्रो दे दिया कि मेरे लिए ये एक संवेदना की परीक्षा के समान है यह स्थिति। इस प्रकरण में मेरे पास निम्न विकल्प हैं। जो विकल्प हैं अब हम उनको सूचीबद्ध कर देंगे। सबसे पहला विकल्प है कि या तो मैं विधायक की अनदेखी कर दूं और चयन प्रक्रिया से आगे बढ़ जाऊं। इसमें हम लिखेंगे कि विधायक की अनदेखी की जाए और चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। पहला विकल्प तो ये है। तो इस विकल्प से क्या होगा, इस विकल्प से ये तो हो जाएगा कि मैंने उसकी बात को सुना ही नहीं, मैं राजनीतिक रूप से पूर्णतः तटस्थ हूं, चाहे वो अच्छी बात करें या बुरी बात करें, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी प्रक्रिया को देखूंगा। ये मेरे पास एक विकल्प है। तो इस विकल्प में देख लेते हैं कि अंदर हम क्या लिख सकते थे। अब उन्हें बोला है, प्रश्न में ये रहता है कि उसका मूल्यांकन कर रहा रहता है। जो यदि हमसे पूछा जाता है कि आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं, या तो उस प्रश्न में स्वयं ही लिखा रहेगा कि मूल्यांकन कीजिए। यदि मूल्यांकन नहीं भी लिखा है तब भी आपको मूल्यांकन ही करना है क्योंकि विकल्प में आपको उसका पॉजिटिव और नेगेटिव देना पड़ेगा। ठीक है, और एक विकल्प ऐसा होगा जिसे आप चयन करेंगे। ठीक है, तो हम इसके मूल्यांकन में देख लेते हैं क्या लिखेंगे। इस विकल्प में विधायक की अनदेखी नहीं की जा सकती। ठीक है, क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि विधायक जो होते हैं जनता के द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं जो कि जनता की आवाज माने जाते हैं और वे जनता के लिए सामाजिक न्याय हेतु एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि जनता जाकर सीधी नेताओं से या एमएलए विधायकों से जाके सीधी संवाद करती है और इस तरह सामाजिक न्याय की एक कड़ी के रूप में भी स्थापित होते हैं। इसलिए एसडीएम होने के नाते, एक लोक सेवक होने के नाते मैं उनका सीधा विरोध या उनकी बात को नकार नहीं सकता। इसलिए यह लोकतांत्रिक लोकाचार के विरुद्ध होगा।
ये हम मूल्यांकन में लिख सकते थे पहले विकल्प के में। अब चलिए देख लेते हैं कि दूसरा विकल्प क्या है। दूसरा विकल्प ये भी हो सकता है कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहें और उनका मार्गदर्शन मांगें। मतलब ये जो बात आपके विधायक जी आपसे कह रहे हैं, तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहें कि सर ऐसी ऐसी बात है और आप बताएं कि मैं इस स्थिति में क्या करूं। तो साथियों, वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करना एक अच्छा कदम है, क्योंकि हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वह अनुभव प्राप्त होते हैं, वह ऐसी परिस्थितियों को पहले भी झेल चुके होते हैं, इसलिए उनसे अनुभव लेना एक अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन इस मामले में प्रस्तुत सलाह का अनुप्रयोग सीमित है। मतलब कहने का यह है कि इस मामले में आप उनसे सलाह लेंगे तो उसका अनुप्रयोग सीमित होगा, क्योंकि या तो वो कहेंगे कि आप विधायक की बात मान लो, सीधी बात, या फिर कहेंगे कि आप उनकी बात मत मानो। ये दोनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत होंगे, इसलिए यहाँ पर उनकी राय लेना, मार्गदर्शन मांगना उचित नहीं है। इसलिए इस विकल्प की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह सम्यक प्रक्रिया तथा नियमों के पालन नहीं करेगी, है ना। तो हमको क्या करना है, सम्यक प्रक्रिया तथा नियमों का पालन कराना है, इसीलिए यह सर्वोत्तम कदम हो सकता है। तो हमने इसी पॉइंट में बता दिया कि सर्वोत्तम कदम हमारा क्या हो सकता है कि जो प्रक्रिया है तथा नियमों का अनुपालन है वो सही रूप से हो, वही हमारा सही कदम हो सकता है, जो कि वरिष्ठ की राय मांगने से पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम देख लेते हैं कि अगला विकल्प क्या हो सकता है। तो अगला विकल्प यह हो सकता है कि महिला को उक्त पद पर नियुक्त कर दिया जाए, क्योंकि यह नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर है। अब अगला विकल्प आपके पास ये भी है कि जो महिला की बात की जा रही है उसे अनुकंपा के आधार पर ही नियुक्त कर दें हम। अब इससे क्या होगा, इससे ये दिक्कत होगी कि इस चयन प्रक्रिया में सम्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा। उसका मतलब ये है कि आप साक्षात्कार ले रहे हैं और अन्य उम्मीदवार भी वहां पर हैं, तो आपकी प्रक्रिया का पालन कहाँ होगा। आपने तो उस महिला को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर दिया है ना, वहां पर तो बहुत सारे पद थे ना, जरूरी थोड़ी ना है कि जो पद, जिस पद पे आप नियुक्ति कर रहे हो वो अनुकंपा के लिए था ही या नहीं था। इसीलिए यहां पर सम्यक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है और नियुक्ति के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है, इसलिए यह विकल्प भी उचित नहीं है। अब देख लेते हैं अगला विकल्प क्या हो सकता है। तो प्रक्रिया के अनुपालन हेतु कहा जाए। अब यह किससे कहा जाए, यह उस महिला से कहा जाए और वो विधायक जी से कहा जाए जो कि यहां पर सोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि विधायक को सलाह देकर या उनसे वार्तालाप स्थापित करके इस विकल्प के पालन हेतु कहा जा सकता है। यह विकल्प उचित व तार्किक होगा, क्योंकि यह नियम के एवं तर्क के आधार पर चुना गया विकल्प है और प्रक्रियाओं की एवं नियमों की ओर से एक ठोस कदम होगा। ठीक है, यह नियमों का पालन भी करेगा और जो प्रक्रिया है उसका अनुसरण भी करेगा, इसलिए यह एक ठोस कदम होगा मानने के लिए। ठीक है, अब कंक्लूजन में लिख देते हैं कि मैं इस चतुर्थ विकल्प का चयन करूंगा ताकि अन्य उम्मीदवारों की चयन सूची सहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही का अनुपालन किया जा सके। आपने अपना भी सजेशन इसमें जोड़ दिया कि यदि मैं होता तो चौथे विकल्प का चयन करता और ये कर देता। ठीक है, ये हमारे पहले प्रश्न का विस्तृत विश्लेषण था। चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न था कि आपकी सर्वोत्तम कार्यवाही क्या होगी। हमारी सर्वोत्तम कार्यवाही क्या होगी उस पर चर्चा कर लेते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते थे। इस प्रकरण हेतु मेरी कार्यवाही निम्नलिखित होगी। इसमें मेरी क्यों लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने पूछा है आपकी और प्रकरण में दिया है आप कौन है, तो मैं एसडीएम हूं। ठीक है, तो यहां पर आप ये भी लिख सकते थे कि एसडीएम के पद पर मेरी नियुक्ति मेरे द्वारा इस कार्यवाही का अनुसरण करने के लिए मुझे अनुग्रहित करती। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और सीधा भी लिख सकते हैं कि इस प्रकरण हेतु मेरी कार्यवाही निम्नवत होगी। तो अब क्या करेंगे, तो मैं विधायक को सलाह दूंगा, यदि महिला है तो सलाह दूंगी कि वे महिला के पद के लिए एक उम्मीदवार के रूप में आवेदन करने के लिए कहें। इसका मतलब यह है कि विधायक जी से मैं कहूंगा कि सर आप उस महिला से कहिए
कि आप एक उम्मीदवार के रूप में चयन करो, उम्मीदवार के रूप में अपना फॉर्म सबमिट करो, फिर कंसीडर करेंगे कि आप पात्र हैं या नहीं, क्योंकि दस्तावेजों के अनुसार तो आप पात्र हैं और प्रक्रिया के रूप से भी आप उस दौरे में पात्र हो जाएंगी। पात्र करने के लिए कहूंगा, आदर्श उम्मीदवार के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। और वे कहेंगे कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आदर्श उम्मीदवार की प्राप्ति हेतु उस प्रक्रिया का पालन भी हो जाएगा। यदि वह प्रक्रिया में सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में अर्हता प्राप्त करने में असमर्थ होती है, यहां पर क्या बताया गया है कि यदि वह चयन होने में असमर्थ रही, वह इंटरव्यू में फेल हो गई, ठीक है, यदि पास हो गई तो कोई बात ही नहीं, सिलेक्शन ही हो गया। यदि नहीं हुई तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि यदि वह आदर्श उम्मीदवार के रूप में सफल नहीं हो पाई तो सरकार में उसे अन्य रिक्त पदों पर, अब अन्य रिक्त पद कौन कौन से, जो शहीदों की पत्नियों हेतु विशेषतः आरक्षित हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे पदों के लिए पता लगाऊंगा और प्रयास करूंगा कि उस महिला की नियुक्ति इन पदों पर की जाए, ठीक है, मैं ये कार्यवाही करूंगा। दूसरा क्या है कि नियमों का अनुपालन करते हुए महिला को शीघ्रातिशीघ्र एक नौकरी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करूंगा। इस पॉइंट का मतलब यह है कि अन्य कहीं यदि भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो नियमों के अनुपालन करते हुए मैं उस महिला को जितना जल्दी हो सके एक नौकरी प्रदान करने के लिए कोशिश करूंगा। उल्लेखनीय है कि आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में अपवाद उत्पन्न करना भविष्य में विकृतियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जब मेरी जिम्मेदारी आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हेतु है, यदि मैं एमएलए जी की बात मानकर यहां पर एक अपवाद फिट करके लोगों से यह कह दूं कि नहीं, यह तो अनुकंपा के लिए ही आरक्षित पद था, तो ऐसे वो एमएलए और उस क्षेत्र के अन्य एमएलए या पूर्व एमएलए आएंगे और यह दबाव बनाएंगे कि अन्य महिलाओं की नियुक्ति भी इसी आधार पर की जाए। इसलिए यह भविष्य में मेरे लिए ही दिक्कत होने वाली बात है, इसलिए यहां पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। महिला की विशेष जरूरतों जैसे कि परिवार में किसी भी सदस्य की बीमारी, बच्चों का विवाह आदि, महिला की विशेष जरूरतों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं वो जानकारियां प्राप्त करूंगा उसकी कुछ पर्सनल, इन जानकारियों का प्रयास मैं किस लिए करूंगा, इस तरह के मामले में सरकार वर्तमान की जो योजना है, इसका मतलब ये है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में उस जानकारी का प्रयोग कर सकूंगा। जैसे कि मुझे पता चल गया कि उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने लोग हैं, कोई बीमार तो नहीं है, किसी की शादी तो नहीं होना है। यदि मुझे इन जानकारियों का पता लग जाता है तो अन्य सरकारी योजनाओं के तहत मैं उसे लाभ देने का प्रयत्न कर सकूंगा। ये इस पॉइंट का विश्लेषण था। इस प्रकार अब हम यहां पर अंत की ओर चलते हैं और एक निष्कर्ष देख लेते हैं कि क्या लिखेंगे। इस प्रकार की कार्यवाही मेरे लिए प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में मदद करेगी, साथ ही महिला के प्रति मेरी सहानुभूति एवं मदद करने के प्रयास को भी कारगर बनाएगी। इस प्रकार की कार्यवाहियां भविष्य के लिए भी एक मिसाल कायम करेंगी, जो कि चयन की प्रक्रिया में बाधक बनने वाले तत्वों को हमेशा के लिए दूर करेंगी। इस तरह का आप इसमें निष्कर्ष दे सकते थे और इस प्रश्न को यहां पर समाप्त कर सकते थे। दूसरा प्रश्न समाप्त हो जाता है। देख लेते हैं तीसरे प्रश्न को। इसमें पूछा गया था कि आपके कौन कौन से मूल्य दांव पर लगे हैं और वे क्यों दांव पर लगे हैं। तो चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से मूल्य हैं और क्यों हैं जो कि दांव पर लगे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। एसडीएम के पद पर नियुक्त हैं आप। ध्यान में रखें, मस्तिष्क में हमेशा रहे कि आप एसडीएम हैं। यह बात ध्यान में रखने से यह होगा कि आपकी शक्तियों का अनुभव रहेगा और आप एक दायित्व के आधार पर बंध जाएंगे, आपकी शब्द सीमा बंध जाएगी, आपके आचार व्यवहार बंध जाएंगे। यह बात हमेशा ध्यान में रखने से। चलिए देख लेते हैं तीसरे प्रश्न को, जिसमें पूछा था कि कौन कौन से मूल्य दांव पर लगे हैं। इंट्रो देखते हैं। प्रदत्त प्रकरण की स्थिति में शहीद के परिवार की मदद के लिए भी किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रदत्त प्रकरण की स्थिति जो दी गई है उसमें शहीद का जो परिवार है उसकी मदद के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए और
अन्य उम्मीदवारों के लिए भी, मतलब अन्य उम्मीदवारों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। आपको यह ध्यान में रखना है कि इस प्रकरण में जो शहीद की विधवा है उसका भी कल्याण हो सके और अन्य जो उम्मीदवार हैं जो कि आशा कार्यकर्ता के पद के साक्षात्कार के लिए आए हैं उनके अधिकारों का भी हनन ना हो, उनके साथ भी अन्याय ना हो। इस प्रकार इस प्रकरण में स्थिति दी गई है। इस प्रकार इस प्रकरण में निम्नलिखित मूल्य प्रभावित होते हैं। यहाँ पर एक आप फ्लो डायग्राम बना सकते हैं, सन डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें कि एक साथ ही लिख दें जितने भी आपको याद आ जाए मोटे तौर पर। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है संवेदनशीलता, सत्यनिष्ठा, करुणा, ईमानदारी, निष्पक्षता, दया, सहानुभूति, उत्तरदायित्व। ये मूल्य हैं जो कि मोटे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। अब देख लेते हैं, कुछ मूल्यों को डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये क्यों दांव पर लगे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं संवेदनशीलता। आप ध्यान रखें कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं उनको सबसे पहले लिखने का प्रयास करें, क्योंकि यही प्रभाव छोड़ेंगे। यदि यहाँ पर जो कम प्रभावित हो रहा है उसको पहले लिख देंगे तो परीक्षक को यह लगेगा कि जबरदस्ती आंसर लिख रहे हैं, तो ऐसा हमको फील नहीं होने देना है। चलिए देख लेते हैं संवेदनशीलता कैसे प्रभावित हो रही है। महिला भारतीय सेना के शहीद सैनिक की विधवा है, इसलिए लोक सेवक की संवेदना उसके प्रति प्रबल रूप से प्रभावित होती है। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि संवेदनशीलता क्यों है, उसके प्रति वह संवेदनापूर्ण क्यों है, क्योंकि उसका पति था जो कि सेना में भर्ती था और किसी युद्ध के चलते वह मारा गया है और शहीद हो गया है। देखिए यहाँ पर भी मैं ये कहानी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि शहीद का अर्थ ही यह होता है कि वह लड़ते लड़ते हुए शांत हुआ है, इसीलिए उसकी संवेदनाएं यहाँ पर सीधे प्रभावित हो रही हैं लोक सेवक की। अगला मूल्य देख लेते हैं। अगला मूल्य है सत्यनिष्ठा, जो कि प्रभावित हो रहा है। सत्यनिष्ठा कैसे प्रभावित हो रहा है कि एक ओर तो नैतिक मूल्यों का प्रश्न है और दूसरी ओर कानून व नियमों की संगत कार्यवाही को संचालित करना है। यहाँ पर सत्यनिष्ठा प्रभावित हो रही है। कैसे? क्योंकि एक पद पर तो कहा जा रहा है कि आप साक्षात्कार के लिए बैठे हुए हैं और दूसरी ओर ये है कि उस विधवा महिला की, शहीद की जो विधवा है उसकी भी सहायता करनी है, इसलिए यहाँ पर सत्यनिष्ठा भी प्रभावित हो रही है कि क्या करें। दूसरा मूल्य है करुणा। करुणा कैसे? शहीद की पत्नी होने के नाते मन में एक करुणा का भाव उठता है। सहसा ही जब हम ऐसी स्थिति को मन मस्तिष्क में सोचते हैं तो एक करुणा का भाव उठता है कि उसको भी थोड़ा सा लाभ दे दिया जाए, उसको ही नौकरी दे दी जाए, इसलिए यहाँ पर करुणा भी दांव पर लगी हुई है। निष्पक्षता। निष्पक्षता कैसे? क्योंकि वहां पर बहुत सारे आशा कार्यकर्ता के पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार साथ में बैठे हुए हैं। यदि आप इस महिला की नियुक्ति कर देते हैं तो वहां पर उन लोगों के साथ पक्षपात हो जाएगा, क्योंकि आप इस महिला की नियुक्ति यकायक कर देते हैं। हालांकि वह पात्र है लेकिन उनकी भी तो उपेक्षा नहीं की जा सकती ना। यहां पर आप लिख सकते हैं अन्य उम्मीदवारों की उपेक्षा लोक सेवक की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा देगी। ऐसी परिस्थिति में उसे अन्याय नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहां पर निष्पक्षता भी प्रभावित हो रही थी। तो हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इन मूल्यों को डिस्क्राइब कर दिया है। अब थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं लास्ट में जो लिखना है। इस प्रकार लोक सेवक के विभिन्न प्रशासनिक एवं नैतिक मूल्य प्रभावित होते हैं जो उसके मन में नैतिक दुविधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार हम प्रश्न का उत्तर लिखकर इसे समाप्त कर सकते थे। साथियों, यह जो केस स्टडी थी ये इतनी कठिन नहीं है जितनी कि आप लोग बना लेते हैं, क्योंकि आपकी आंसर्स कॉपीज जो हम देख रहे हैं उनमें केस स्टडीज आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे कठिन टास्क यही है। तो इस मामले को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है, हमारी टीम ने सोचा है कि एक सीरीज स्टार्ट की जाए जो कि केस स्टडीज के लिए लाभकारी हो। तो आप लोगों से अनुरोध है कि उस सीरीज को आप जरूर देखना जो कि कुछ ही दिनों में चालू होने वाली है। उस सीरीज को देखने का लाभ यह होगा आपको कि आप केस स्टडी को सहजता से हल कर सकेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए वह आपके लिए लाभकारी भी साबित होगी। चलिए, ये प्रकरण हमारा, ये केस स्टडी हमारी यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होती है और चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, यानी कि अगली केस स्टडी की ओर। ये कुछ अंग्रेजी में लिखा है। अगली केस स्टडी है व्यापारिक एकाधिकार पर आधारित। पहले केस स्टडी को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। केस स्टडी में है कि आप एक औषधि निर्माता कंपनी के सीईओ हैं।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसका एलर्जी प्रतिरोध उपकरण के विनिर्माण क्षेत्र में एकाधिकार है। इसका मतलब है कि आप एक कंपनी के सीईओ हो और वह कंपनी जो है एलर्जी का प्रतिरोध करने के लिए, मतलब एंटी एलर्जिक एलिमेंट जो है उनको तैयार करते हो, और उस क्षेत्र में आपकी ही एक कंपनी है अकेली, और कोई कंपनियां ही नहीं है, अर्थात आपका एकाधिकार है इस क्षेत्र में। इस उपकरण का प्रयोग जीवन को संकट में डालने वाले, इसका मतलब है कि इस प्रकरण का उपयोग जिनका जीवन संकट में डला हुआ है उससे निकालने एवं साथ ही सामान्य प्रकार के विभिन्न एलर्जी प्रक्रियाओं से पीड़ित लाखों लोगों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग बहुत सारे एलर्जी से पीड़ित हैं उन लोगों के द्वारा इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपकी कंपनी बनाती है, जिसका एकाधिकार है इन उपकरणों को बनाने में। आपकी कंपनी जो है वो आरंभिक रूप से ही अत्यधिक हानि का सामना कर रही है। उसने इस उपकरण के मूल्य को बढ़ा दिया है। आपकी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है और कंपनी ने क्या किया है, मूल्य बढ़ा दिया है, और तब इसे अत्यधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यद्यपि इस कंपनी के हितधारक आपके निर्णय से प्रसन्न है, मतलब ये जो मूल्य वृद्धि की है वो आपने ही की है या आपके ही सहयोग से हुई है। तो आप जो कंपनी के जो हितधारक हैं वो क्या है, आपके निर्णय से प्रसन्न है। वही जनता द्वारा मूल्य वृद्धि का विरोध किया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि जो जनता है ना, वह मूल्य वृद्धि का विरोध कर रही है कि आपने मूल्य इतने कैसे बढ़ा दिए। राजनीतिक नेताओं ने भी कंपनी की नीतियों की आलोचना आरंभ कर दी है। जो राजनेता हैं उन लोगों ने भी आपकी जो ये जो आपका निर्णय है, आपकी कंपनी ने जो लिया है मूल्य वृद्धि का, उसका विरोध कर रहे हैं। ये आपकी केस स्टडी थी। इसके की पॉइंट्स हैं, आप सीईओ हैं, आपकी कंपनी एंटी एलर्जिक एलिमेंट बनाती है और आपका ही एकाधिकार है। ठीक है, आपने रेट्स बढ़ा दिए हैं तो जनता विरोध कर रही है, राजनेता विरोध कर रहे हैं। ये इसके की पॉइंट्स हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या है। पहला प्रश्न था कि प्रकरण में संलिप्त नैतिक मुद्दे कौन कौन से हैं। आपको मुद्दे बताना था कि इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं। दूसरा था कि ये जो उल्लेखित परिदृश्य दिया गया है इसमें किन मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ठीक है, जो जो मूल्य दांव पर लगे हैं वो बताने हैं। तीसरा प्रश्न था, कंपनी के सीईओ के रूप में आप जनता द्वारा किए जा रहे विरोध को देखते हुए भूतलक्षी रूप से अपने निर्णय को परिवर्तित करेंगे। क्वेश्चन मार्क लगा है, अर्थात आपसे प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, क्या आप करोगे परिवर्तित? देखते हैं इनका उत्तर कैसे लिखते हैं आगे, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अगला प्रश्न था, यानी कि चौथा प्रश्न था, क्या इस प्रकार की मूल्यों में वृद्धि व्यावसायिक नैतिकता के परे है? अर्थात ये जो अचानक यकायक मूल्य बढ़ा दिए जाते हैं, क्या यह व्यावसायिक नैतिकता के परे है? मतलब क्या उनका विरोध करती है ये? अगला प्रश्न था ई, व्यापारिक एकाधिकार के दोषों का वर्णन कीजिए। व्यापारिक एकाधिकार के जो दोष होते हैं उनको बताना था। ये जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एथिक्स में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं पिछले वर्षों में कि वो पूछ लेते हैं, इसलिए हमने भी इसे पूछा है। प्रयास करते हैं कि लोक सेवा के जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र रहे हैं उन पर ही हम आधारित रहें, उसी की विचारधारा को पकड़ें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उत्तरों को कि कैसे इनके उत्तर लिखने थे। पहला प्रश्न था, प्रकरण में संलिप्त नैतिक मुद्दे कौन कौन से हैं, उसी का उत्तर हम देखने जा रहे हैं। ये इसका उत्तर है। यहां पर सबसे पहले इंट्रो के रूप में लिखेंगे कि प्रदत्त प्रकरण में कंपनी के हित व लोक स्वास्थ्य की समस्या का वर्णन किया गया है। मतलब ये जो प्रकरण है उसमें लोक स्वास्थ्य की समस्या का वर्णन किया गया है और कंपनी के हित को टकराव के रूप में दर्शाया है। इसमें समाहित नैतिक मुद्दे कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं उन्हें हम नीचे बता रहे हैं, जो कि निम्नवत हैं। सबसे पहला मुद्दा है कॉरपोरेट लालच बनाम सामान्य शुभ का। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है उसका लालच है और उसका विरोध कर रहा है सामान्य जनता का शुभ, जो उसका लाभ है वह। कंपनी का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है
अतः समाज की आवश्यकताओं के साथ इनका संघर्ष स्वाभाविक है। इसका मतलब है कि एक कंपनी जो लाभ कमा रही है, यदि वह अपने लाभ को ज़्यादा बढ़ा देगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वह लाभ किसके ऊपर पैर रखकर बढ़ाएगी। तो सीधी सी बात है कि जनता से ज़्यादा पैसा लेगी तभी तो अपने लाभ को बढ़ाएगी। तो इसीलिए स्वाभाविक सी बात यह भी है कि इसीलिए जनता विरोध करेगी, क्योंकि उसके पास अतिरिक्त धन का भार आ जाएगा। इस उपकरण की मूल्य वृद्धि गंभीर एलर्जी से पीड़ित लोगों पर अत्यधिक प्रभाव डालेगी। ये जो मूल्य, इस उपकरण के मूल्य में वृद्धि हुई है, यह मूल्य की वृद्धि जो लाखों लोग पीड़ित हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी, क्योंकि यह उपकरण उनके लिए जीवन का सहारा है, उनके लिए आवश्यक है। यहां पर यह मुद्दा, यहां पर यह टकराव की स्थिति है। चलिए देख लेते हैं अगला मुद्दा क्या है। एकाधिकार बनाम प्रतिस्पर्धी मूल्य का निर्धारण। यहां पर एक ये है कि आपका एकाधिकार है और प्रतिस्पर्धा जब होती तो मूल्यों का निर्धारण कैसे होता, यहां पर यह टकराव है। एकाधिकार के कारण कंपनी ने उपकरण की कीमत में वृद्धि की और आरंभ में हो रही हानि की प्रवृत्ति को उलट दिया। इसका मतलब यह है कि कंपनी को पहले घाटे में जा रही थी, जैसे ही उसने रेट्स बढ़ाए तो वह घाटे की जगह लाभ में जाने लगी। इस मामले में एक ही फर्म ने मूल्य निर्धारण व मूल्य निर्माता के रूप में काम किया है। अर्थात उसने क्या किया, उसने वो चीज बनाई और खुद ही ने अपना रेट तय कर लिया। इसमें बाजार की कोई भूमिका नहीं रही, प्रतिस्पर्धा की कोई भूमिका नहीं, सरकार की कोई भूमिका नहीं रही। इसलिए यह एक मुद्दा है कि एकाधिकार बनाम सार्वजनिक मूल्य का निर्धारण। तीसरा है अप्रभावी नियामक तंत्र। यह मुद्दा कैसे है देख लेते हैं। यह स्थिति नियामक तंत्र की अप्रभाविता को प्रदर्शित करती है। यह स्थिति क्या बता रही है कि जो एक कंट्रोलर जो बॉडी है वह अप्रभावी हो गई है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं बचा है। यह स्थिति उसको दर्शा रही है, क्योंकि इस मामले में एक व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा की कमी दिखाई दे रही है। वहां पर कोई कंपटीशन ही नहीं है, एक ही व्यक्ति है, तो वो जो बोलेगा वही तो करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, जियो का ऐसा मार्केट चल रहा है, हालांकि वह स्वदेशी कंपनी है, पर और भी कंपनियां हैं जो कि स्वदेशी हैं। उसने पहले लोगों को लालच दिया है और लोगों को उसी के आदी बनाया है, ठीक है। और फिर डाटा का मूल्य एक साथ इतना ज्यादा गिरा दिया कि लोग उसके आदी हो गए और हम उसी के साथ हो गए कि हाँ इतने में ठीक है। फिर एकदम से कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि डाटा को फिर से हाई रेट पर पहुंचा दिया गया। अब क्या है कि प्रारंभ में उसने जब रेट्स गिराए थे तो उसकी मोनोपोली हो गई थी। क्यों? क्योंकि और कंपनियां उसके बराबरी ही नहीं कर पा रही थी कि उसके जितने कम मूल्य के रेट पर उसको खरीद सकें। फिर एकदम से केस का डिसीजन आया, सबके ऊपर फटाफट से चार्ज लगाए गए और बहुत सारी कंपनियां कर्ज में डूब गईं। फिर भी जियो के जो उपयोगकर्ता हैं वह फिर भी बढ़ते रहे। यह व्यापारिक एकाधिकार की ओर ही एक कदम माना जा रहा है। हालांकि यह जियो का विरोध नहीं है, परंतु एक व्यापारिक एकाधिकार की ओर बढ़ता हुआ एक भविष्य का नजरिया हो सकता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि चौथा वाला मुद्दा क्या है, इसमें कहां पर संघर्ष होता है। यह एक ऐसे कार्य का उदाहरण है जो कि कानूनी रूप से तो सही है लेकिन नैतिकता की दृष्टि से नहीं है। एक यह मुद्दा है कि भैया कानून वर्सेस नैतिकता यहां पर आ रही है, ठीक है। तो एक यह मुद्दा बन जाता है। इस प्रकार यह प्रकरण व्यावसायिक नैतिक मुद्दों को समाहित करता है। मतलब यह प्रकरण जो है व्यावसायिक मुद्दों को तथा नैतिक मुद्दों दोनों को समाहित कर रहा है। यहां पर यह प्रश्न समाप्त हो जाता है और देख लेते हैं अगले प्रश्न को। क्या था, कैसे सॉल्व करना था। इसमें पूछा गया था कि उल्लेखित परिदृश्य में किन मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सीधी सी बात है, मूल्यों को लिखना है जो मूल्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रश्न को आपसे जितना हो सके सरल रूप में समझें कि वह पूछ क्या रहा है। उसकी भाषा शैली के गोल गोल घुमाव में, चक्रव्यूह में ना फंसें। की पॉइंट्स देखें और लिखना चालू करें। उल्लेखित परिदृश्य में विभिन्न नैतिक मूल्य प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि यह प्रकरण सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकरण में क्या है, बहुत सारे मूल्य प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि ये जो है ना पब्लिक बेनिफिट से जुड़ा हुआ है, इसमें पब्लिक का हित जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं मूल्य। पहले सन डायग्राम बना दें आप छोटा सा।
सहानुभूति, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, प्रतिबद्धता, सच्चाई एवं ईमानदारी जैसे कुछ मूल्य यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। एक एक करके देख लेते हैं क्यों हो रहे हैं। सहानुभूति की यदि बात करें तो एलर्जी की दवा निर्माता कंपनी होने के कारण इसके सीईओ होने के नाते एलर्जी के मरीजों से सहानुभूति का होना इस मूल्य को प्रभावित करता है। इसका मतलब यह है कि आप एलर्जी की जो उपकरण बनाती है उस कंपनी के सीईओ हो, तो आपकी सहानुभूति रहती है उन लोगों के साथ जो कि इस बीमारी से, इस एलर्जी से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि आप उन लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। यहां पर सहानुभूति प्रभावित हो रही है। अगला बिंदु है जवाबदेहिता। अगला मूल्य है जवाबदेहिता। कंपनी के सीईओ होने के नाते मैं अर्थात मेरे से आशय है, ये मैं थोड़ा गलत लिख गया है। कंपनी के सीईओ होने के नाते मैं हितधारकों के प्रति जवाबदेह हूं, अर्थात जो हितधारक हैं उनके प्रति मैं भी जवाबदेह हूं। मेरा प्राथमिक कर्तव्य है कि मैं उनके हितों को ध्यान में रखूं। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, उनके प्रति भी मेरी जवाबदेहिता बनती है कि कंपनी लॉस में जा रही है तो उसको प्रॉफिट में कैसे ले जाऊं। तो इसलिए मेरी जवाबदेहिता उनके प्रति भी है, इसलिए यहां पर जवाबदेहिता भी प्रभावित हो रही है। प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता कैसे हो रही है? स्वास्थ्य सहायक सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में मेरी प्रतिबद्धता थी कि मैं उसकी कीमत को वहनीय रूप में रखूं। आप प्रतिबद्ध हो उन लोगों को सहायता देने के लिए, क्योंकि आप एक कंपनी के सीईओ हो। आपके ऊपर यह दायित्व बन जाता है, यह नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस उपकरण को उस रेट पर बेचें ताकि वह लोगों के द्वारा खरीदा जा सके, उसका उपयोग किया जा सके, क्योंकि वह स्वास्थ्य वर्धक उपकरण है। यहां पर प्रतिबद्धता हो रही थी। इस प्रश्न को खत्म करते हैं। यहां पर लिख देंगे उपरोक्त मूल्य प्रदत्त प्रकरण में प्रश्नगत होते हैं, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि कौन कौन से प्रश्नगत हैं, तो इसलिए हमने इसे यहां पर प्रश्नगत पर ही समाप्त कर दिया कि ये प्रश्नगत होते हैं। भैया हमने तो लिख दिया, आप देख लेना, जो चेक करता है वह देख लेगा, है ना। तो चलिए, डी, इस प्रकार की गई मूल्यों की वृद्धि व्यावसायिक नैतिकता के परे है क्या? नहीं, ये नहीं है, अभी सी भी रह गया है क्वेश्चन। पहले सी को देख लेते हैं। कंपनी के सीईओ के रूप में क्या आप जनता द्वारा किए जा रहे विरोध को भूतलक्षी रूप से अपने निर्णय को परिवर्तित करेंगे? प्रश्न का मतलब है कि आप सीईओ हैं, जनता विरोध कर रही है, तो आपने जो निर्णय लिए हैं क्या उनको परिवर्तित करोगे आप? तो देख लेते हैं उसका उत्तर कैसे लिख सकते थे अपन। इस तरह यदि प्रश्न पूछे जाएं तो आप पहले अपने स्टैंड को लिखें। हाँ लिख दिया, इसका मतलब है कि हाँ मैं परिवर्तित कर सकता हूं। ठीक है, सभी पहलुओं का आकलन करते हुए और मेरे निर्णय के प्रति जनता के रोष को देखते हुए यदि मुझे भूतलक्षी या पूर्वव्यापी रूप से कोई निर्णय लेना होता तो मैं अपनी कंपनी के हितधारकों के साथ इस विषय में चर्चा करता। इसका मतलब ये है कि यदि मैंने जो पहले निर्णय ले लिए हैं उनके बारे में यदि कोई अन्य निर्णय भी अगर मुझे लेना होता तो मैं जो डायरेक्टर्स थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, उनसे इस बारे में चर्चा करता और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता कि इस मूल्य वृद्धि, मतलब ये जो मूल्य वृद्धि की है, केवल इतनी हो जाए जिससे कि कंपनी का न्यूनतम मुनाफा बना रहे। मतलब ये है कि मैं कंपनी के स्टेक होल्डर से बात करता और उनसे यह बात करता कि हम बहुत ज्यादा रेट्स ना बढ़ाएं, इतने बढ़ा दें कि कंपनी भी मुनाफे में रहे, घाटे में भी ना जाए और कीमत भी वहनीय रूप से बनी रहे। यह हम यहां पर लिख सकते थे। इसके अतिरिक्त बोर्ड की अनुमति के साथ मैं सरकार के साथ एक समझौता करने का प्रयास करता। मतलब क्या करता कि मैं बोर्ड की अनुमति ले लेता और सरकार के साथ एक समझौता करता कि हमारी कंपनी द्वारा तय किए गए मूल्य पर उपकरण सरकार को खरीदे और सब्सिडी हमको दे। ठीक है, यदि सब्सिडी हमको नहीं देना है तो वह रोगियों को सब्सिडी दे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते सरकार के साथ समझौता करता जिसमें सरकार हमारी कंपनी द्वारा तय किए गए मूल्य पर उपकरण को खरीदने में समर्थ होती और उसे सब्सिडी प्राप्त दरों पर रोगियों को उपलब्ध कराती। यह मैं सरकार से एक समझौता करने का प्रयास करता। कहां चला गया भाई? यहां पे है। यह स्थिति मेरी मानवीय एवं नैतिक जिम्मेदारियों की परीक्षा लेती है। हम प्रश्न के अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा भावनात्मक टच देने का
प्रयास करेंगे कि यह स्थिति मेरी मानवीय एवं नैतिक जिम्मेदारियों की परीक्षा लेती है, क्योंकि उपकरण गंभीर एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए एक जीवन रक्षक के रूप में काम कर रहा है और मेरा यह निर्णय प्रत्यक्ष तौर पर उनका जीवन बदलने वाला सिद्ध हो सकता है और ये जो मेरा निर्णय होगा वह उनके जीवन की दशाओं को सही कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर हम समाप्त कर सकते थे। अब देख लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा था। ये तो यहाँ पर समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न था, डी वाला था कि क्या इस प्रकार की मूल्य वृद्धि व्यावसायिक नैतिकता से परे है? ये जो मूल्य वृद्धि की गई है यह व्यावसायिक नैतिकता के परे है क्या? चलिए देख लेते हैं। हाँ, इस प्रकार के निर्णय व्यावसायिक नैतिकता के अनुरूप नहीं होते। मतलब ये जो इस प्रकार के कठोर निर्णय लिए हैं, ये जो इस प्रकरण में जो निर्णय दिया गया है मूल्य वृद्धि का, ये व्यावसायिक नैतिकता के अनुरूप नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें संवेदना, करुणा, सहानुभूति आदि जैसे नैतिक मूल्य होते हैं, उनकी कमी रहती है, उनका अभाव रहता है, इनका हनन होता है। इसलिए यह निर्णय व्यावसायिक नैतिकता के परे होते हैं। ये हमने लिख दिया, हमारा स्टैंड लिख दिया। अब उन्होंने पूछा था व्यावसायिक नैतिकता शब्द आया था, तो हम पहले उसको भी बता देंगे कि यह क्या होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे, व्यावसायिक नैतिकता व्यापार में पैदा हुए नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जांच करती है। मतलब जो व्यावसायिक नैतिकता है वह नैतिक सिद्धांतों और नैतिक सिद्धांतों की जांच, समस्याओं की जांच करती है, उनके संबंध में कुछ मानदंडों की स्थापना करती है। ये हमने व्यावसायिक नैतिकता को बता दिया। अब ये भी बता देते हैं कि उपयुक्त प्रकरण नैतिकतावाद के सिद्धांतों का पालन नहीं करता। अब हमने व्यावसायिक नैतिकता को तो बता दिया, अब उसके आधार पर बताएंगे कि इस प्रकरण में प्रॉब्लम क्या है। तो यह प्रकरण जो है नैतिकतावाद के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है। इसमें एकाधिकार के कारण स्वेच्छाचारिता से परिपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो कि जन सामान्य के हितों के अनुरूप नहीं है, उनके हितों के प्रतिकूल है। इसीलिए यह जो निर्णय है वह व्यावसायिक नैतिकता के अनुरूप नहीं है। उपकरण के मूल्यों में की गई यकायक वृद्धि गैर आर्थिक सामाजिक मूल्यों का विरोध है। इसका मतलब यह है कि जो उपकरण के मूल्य में हमने जो वृद्धि की है, जो अचानक वृद्धि की है, वह गैर आर्थिक सामाजिक मूल्यों, मतलब जो बिना पैसे के जो सामाजिक मूल्य होते हैं, जैसे करुणा, सहानुभूति आदि होता है, उनका विरोध करती है। इस प्रकार कंपनियां लोगों को बुनियादी वस्तुओं से वंचित करके व्यावसायिक नैतिकता का हनन करती हैं। इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं एकाधिकार से परिपूर्ण, यह लोगों की बुनियादी जरूरतों को नहीं देखती हैं। ठीक है, ये यहां पर लिख गया। अब अंत करते हैं और लिख देते हैं 3-4 लाइनों के अनुसार निष्कर्ष। कैसे लिखेंगे? एक व्यवसाय का नैतिक कर्तव्य है कि वह केवल अपने स्टेक होल्डर्स यानी जो हितधारक हैं उनके हितों तक ही सीमित ना रहे, केवल उनकी ही सेवा ना करे, बल्कि उस व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह हितधारकों, संचालनकर्ताओं, ग्राहकों व कर्मचारियों आदि के हितों का भी ध्यान रखे। ठीक है, वह इनके हितों को भी देखे और जो कर्मचारी हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनके हितों को भी देखे। यह व्यवसाय का नैतिक कर्तव्य है। इस तरह यह प्रश्न समाप्त हो जाता है। यह सब आप इस प्रश्न में लिखते तो निश्चित रूप से आपको अच्छे नंबर मिल सकते थे। अगला प्रश्न था जो कि 5 बार प्रश्न था, 7 नंबर का है। व्यापारिक एकाधिकारों के दोषों का वर्णन कीजिए। यह थोड़ा जीएस से टच होता हुआ प्रश्न है, क्योंकि ये जो प्रकरण था उसने व्यापारिक एकाधिकार के दोष को ही बताया था, इसलिए ऐसे प्रश्न बनना लाजमी हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या हो सकता था। प्रदत्त प्रकरण में हम भी उसी वहीं से उठाएंगे कि यह प्रश्न क्यों बना है, ताकि परीक्षक को भी लगे कि हाँ इसको कुछ आता है, इसने कुछ पढ़ा है, इसको केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका पता है। तो हम लिखेंगे कि प्रदत्त प्रकरण में व्यापार की एकाधिकार की प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। व्यापारिक एकाधिकार के दोष निम्नवत हैं। पहला दोष लिख देंगे, आप चाहें तो यहाँ पर लिस्ट भी बना सकते हैं या विवरण भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिस्पर्धी बाजारों की तुलना में अधिक कीमतें। क्या होता है, जब किसी कंपनी का एकाधिकार हो जाता है तो वह एक ही उत्पाद का मूल्य बहुत ज़्यादा रख देती है, क्योंकि वह कंपनी एक ही है, बाजार में उसके समान कोई बेचने वाला नहीं है। आप कल्पना करें कि आप बाजार में जाते हैं,
और आपको एक कोई फल खरीदना है, उस फल की पूरे बाजार में एक ही दुकान है और कोई देने वाला नहीं है। आप उसके पास जाते हैं और आप उससे बोलते हैं कि यह फल मुझे दे दो, इतने रुपए में दे दो। वो नहीं मानता है तो आप उससे गुस्सा होकर चले जाते हैं, तो आप किससे खरीदेंगे? और कोई आपके पास विकल्प ही नहीं है, इसलिए आपको पुनः उसके पास लौट के जाना पड़ेगा और वो जितने पैसे बोलेगा उतने में आपको वह चीज खरीदनी पड़ेगी। इसी तरह व्यापारिक एकाधिकार होता है। इसी कारण ये मूल्य को अधिक रखते हैं और जनता और जन सामान्य जो होता है वह अधिक मूल्य पर ही इनको खरीदने के लिए विवश हो जाती है। यही इस पॉइंट का मूल भाव है। देख लेते हैं अंदर क्या लिखेंगे। एक ही फर्म उत्पादक होती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी बाजारों की तुलना में अधिक कीमत पॉइंट को हम देख रहे हैं, तो एक ही फर्म उत्पादक होती है और वही मूल्य का निर्धारण करती है। यह पहला दोष है। दूसरा दोष है उपभोक्ता अधिशेष। अधिशेष मतलब सरप्लस में गिरावट। जो उपभोक्ताओं का जो कंज्यूमर का सरप्लस है उसमें गिरावट हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि उपभोक्ता अधिक मूल्य चुकाकर भी कम वस्तुओं को ले पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए अधिशेष में गिरावट आ रही है। निम्न मजदूरी, ये पॉइंट कैसे हो सकता है? ये पॉइंट ऐसे है कि किसी भी एकाधिकार प्राप्त कंपनी में, मतलब एक कंपनी जो है जिसे किसी भी उपकरण उत्पाद के लिए एकाधिकार प्राप्त है, वह मजदूरों को भी कम वेतन देती है। इसको उदाहरण के रूप में ऐसे समझें कि मान के चलिए कुछ मजदूर हैं जिन्हें की एक ही काम आता है, ठीक है, और वह कंपनी भी एक ही है उस बाजार में। तो जो मजदूर काम करने के लिए आएंगे, मजदूरों के पास अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए कंपनी बोलेगी कि मैं 100 रुपए ही प्रतिदिन का दूंगी। तो मजदूरों को वही काम करना पड़ेगा। यदि वो इस काम को नहीं करेंगे तो अन्य किसी काम करने के वो लायक नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मजदूरों का शोषण भी देखा जाता है। किसी एकाधिकार प्राप्त कंपनी में मजदूरों का वेतन भी कम रहता है। यह निम्न मजदूरी में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में लिखें क्योंकि शब्द सीमा और समय सीमा रहती है। अगला दोष है चुनने का सीमित अधिकार। इसका मतलब है कि जो आप चूज करते हैं वह सीमित अधिकार के रूप में कर पाते हैं, उसका सीमित क्षेत्र होता है। किसी क्षेत्र में एकाधिकार चुनने की क्रिया, किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार चुनने की क्रिया को संकुचित करता है। अर्थात यह है कि चयन कम हो जाता है। यदि बाजार में एक ही टेलीकॉम कंपनी रहेगी तो आपके चुनने का अधिकार कहाँ ज्यादा बचा? आपके पास एक ही तो है, एक ही को खरीदना है ना? तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर आ जा सकता है। अब अन्य कुछ देख लेते हैं कि और अन्य हानियां क्या क्या हो सकती हैं। तो निम्न गुणवत्ता, मतलब ये है कि यदि एक ही रहता है, प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है, तो गुणवत्ता निम्न मिलती है। साथ में ही शोषण की प्रवृत्ति भी रहती है। राजनीतिक गतिविधियों में भी संलिप्तता पाई जाती है, क्योंकि एक ही कंपनी रहती है तो वह राजनीति करते हैं, ठीक है, मूल्य बढ़ाते हैं, गिराते हैं, स्वयं के लाभ को सर्वोपरि रखते हैं, आदि इसकी हानियां होती हैं। यह प्रश्न समाप्त हो जाता है। चलते हैं कंक्लूजन की ओर। इस प्रकार एकाधिकार सामान्य व्यापारिक गतिविधियां असामान्य बनाते हैं। मतलब इस प्रकार जो एकाधिकार प्राप्त जो फर्म होते हैं वह सामान्य गतिविधियों को असामान्य बना देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को विभिन्न स्तर पर हानियों का सामना करना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो उपभोक्ता होते हैं, जो अंतिम वर्ग होता है, वही हानियों को झेलता है, बीच के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता था। यहाँ पर हमारी केस स्टडी, दोनों केस स्टडियां जो हैं वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह आप केस स्टडी को सॉल्व करें। यहाँ पर हमारे एथिक्स के लिए जो प्रारंभिक 3 प्रश्न पत्र थे वह समाप्त हो गए हैं विस्तृत विश्लेषण के साथ। साथियों आगे भी एथिक्स के लिए FLT का प्रावधान किया गया है। आगे भी आपको जब हम पूरे FLTs फुल FLTs लेंगे, वहां पर भी केस स्टडी देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि जो सीरीज हमारी टेस्ट सीरीज केस स्टडीज के लिए आने वाली है उसे देखें, या फिर अन्य स्रोतों से जहां से भी आप पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, उन स्रोतों का रिवीजन करें और केस स्टडी को अपनी ताकत के रूप में बढ़ाएं। ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। डिस्क्रिप्शन अटेंड करने के लिए, टेस्ट देने के लिए धन्यवाद। आप निरंतर इसी तरह अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते रहें। जय हिंद, जय भारत।